तो सबसे बेसिक सवाल ये है कि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग स्केल्स थे उनका जो लीस्ट काउंट था 1 मिलीमीटर था। 1 मिलीमीटर से छोटी जो लेंथ है वो हम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पा रहे थे, बता नहीं पा रहे थे। एग्जांपल के लिए क्या था, स्केल बना दिया हमने, ये है आपका मिलीमीटर स्केल, ये हो गया उसका 0 और ये हो गया 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये है आपका 0 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर। ये कितना है आपका 1 मिलीमीटर। ठीक है, इसी तरह से ये आपका 2 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, ये हो गया 2 मिलीमीटर, ये 3 मिलीमीटर। ठीक है, ये 4 मिलीमीटर। तो ये सब मिलीमीटर्स हैं। अब किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ अगर आपको मेजर करनी थी तो आपने उसको इसके ऊपर रखा लाके इस तरह से, और वो ऑब्जेक्ट आके आपका ऐसे रुक गया यहाँ तक। ठीक, ग्रीन कलर का कोई ऑब्जेक्ट था, मार्कर ही था मान लेते हैं कोई। ठीक है, उसकी लेंथ मेजर की। अब वो कलर ज़रूरी नहीं ग्रीन हो, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ तक आ रहा था वो। अब इस स्केल में सिर्फ 3 मिलीमीटर और 4 मिलीमीटर की मार्किंग दे रखी है आपको, और कोई मार्किंग नहीं है। तो आप इसमें इसकी लेंथ लेने पे मजबूर हैं। या तो आप इसको बोलेंगे 3 मिलीमीटर, इसकी लेंथ क्या ले सकते हैं आप, या तो 3 मिलीमीटर बोलेंगे और 4 मिलीमीटर बोलेंगे, जबकि दोनों ही बहुत एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, ये 3 मिलीमीटर से तो बड़ा है लेकिन 4 से छोटा है, यही बोलेंगे या तो 3 मिलीमीटर से कितना बड़ा है ये, हाउ मच, ये आपको आपका मिलीमीटर स्केल नहीं बता पा रहा था। मिलीमीटर स्केल का मतलब है ऐसा स्केल जिसका लीस्ट काउंट क्या है 1 मिलीमीटर है। 1 मिलीमीटर से छोटा वो मेजर कर ही नहीं सकता, तो कैसे बता देगा आप। ठीक है, 2 मिलीमीटर के बीच की गैपिंग कितनी है वो ये नहीं बता सकता। क्लियर है, तो फिर इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक छोटा स्केल बनाया। ठीक है, इससे भी छोटा स्केल जो आपको बता सके कि भाई ये 3 पॉइंट समथिंग कितना है। ठीक है, तो ये वाला तो आपका हो गया 0, ठीक है, ये हो गया आपका 1 सेंटीमीटर या 10 मिलीमीटर, जो भी बोलिए। अब यहाँ पे हमने एक और स्केल लगाया, वर्नियर स्केल। उसका क्या नाम रखा, वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल का 0 ठीक इसके नीचे रखा हमने, यहाँ से स्टार्ट किया। ठीक है, और यहाँ से स्टार्ट करके हमने उसको यहाँ तक ले गए हम, क्योंकि हमें छोटा स्केल बनाना था ना, तो वो इसके 9 से यहाँ पे कोइंसाइड कर गया, 9 मिलीमीटर या 0.9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें हमने मार्किंग की, तो मार्किंग में भी हमें ध्यान रखना है कि इससे छोटा स्केल बनाना है हमको, तो इसका मार्क हम यहाँ पे लगाएंगे, ये। ठीक, अब उसके बाद इतनी ही डिस्टेंस पे, ये जो डिस्टेंस है इतनी ही डिस्टेंस पे आगे फिर मार्किंग करेंगे हम, सेम डिस्टेंस पे। सोचो अगली मार्किंग ये आ गई आपकी यहाँ पे, उसके बाद फिर इतनी ही इक्वल डिस्टेंस पे अगली मार्किंग हमने की, वो मान लेते हैं यहाँ पे आ गई, फिर इक्वल डिस्टेंस पे मार्किंग की, फिर वो मार्किंग ये आ गई। तो इस तरह से हम मार्किंग करते चले गए इक्वल लेंथ पे। कितने हो गए, कितने हो गए, 9। ठीक है, 9 हो गए, 10वां ये बना दिया हमने। ठीक है, हाथ से मारेंगे तो यही होगा। ठीक है, तो ये कितने मार्क बना लिए हमने, 10 मार्क बना लिए। ठीक है, अब ये 10 डिवीजन है, देखो ध्यान से, ये 1 2 3 10, कितने डिवीजन है 10, और इसमें कितने डिवीजन है 9 डिवीजन। इसके 9 डिवीजन इसके 10 डिवीजन के बराबर हैं। ठीक है, वर्नियर स्केल के। और ये स्केल आपका जो रेड कलर वाला है ये क्या है, वर्नियर स्केल है। ठीक है, एक ऐसा स्केल है वर्नियर स्केल। हेलो हेलो, बोलिए, हेलो। ठीक है, ये है वर्नियर स्केल। और ये जो ऊपर वाला है ये कौन सा है, ये वाला स्केल है मेन स्केल। ठीक है, अब वर्नियर स्केल का अगर हमें लीस्ट काउंट पता करना है तो हम कैसे करेंगे, वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट पता करने का क्या तरीका है। वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट का मतलब है ये वाले की कितनी लेंथ है,
ठीक है, ये कितना मेजर कर रहा है, इसकी तो पता है हमें ऊपर की 1 मिलीमीटर होता है, इसका नहीं पता है ये कितना होता है। तो ये कैसे निकालेंगे, यानी 1 वर्नियर स्केल डिवीजन पता करना है ना आपको कितना होता है, यही इसका लीस्ट काउंट हो जाएगा, बोलो यही हो जाएगा लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल, वर्नियर कैलिपर नहीं, वर्नियर स्केल। वर्नियर कैलिपर मेन स्केल और वर्नियर स्केल को मिला के जो इंस्ट्रूमेंट बना वो कहलाता है वर्नियर कैलिपर। तो अब देखिए यहाँ पे वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट क्या होगा, तो वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट आपको तब पता चलेगा जब इन दोनों का रिलेशन पता हो, यानी कितने डिवीजन वर्नियर स्केल के मेन स्केल से इक्वेट करते हैं, क्योंकि मेन स्केल नोन है, ये अननोन है, तो कैसे पता करेंगे, यहाँ से दिख रहा है हमको कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल हैं आपके 9 मेन स्केल डिवीजन के, तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन पता चल जाएगा यहाँ से। तो सोचो यहाँ से आपका आ जाएगा 1 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर हो जाएगा 9/10 मेन स्केल डिवीजन। हमको पता है सिंस 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है 1 मिलीमीटर, तो यहाँ पे 9/10 मिलीमीटर बोल सकते हैं हम लोग, तो इसको लिख सकते हैं 0.9 मिलीमीटर। ये देखिए ये जो आपका वर्नियर स्केल था उसका एक डिवीजन की वैल्यू कितनी आ गई 0.9 मिलीमीटर, जो कि 1 मिलीमीटर से छोटा है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है, वर्नियर स्केल को इसलिए यूज़ किया है कि हम इन दोनों को मिलाकर एक इंस्ट्रूमेंट बना पाएँ जो और भी जितनी छोटी छोटी मेजरमेंट हैं उनको ले सके, यानी वो 1 और 2 के बीच में, यानी 0 और इसके बीच में, ये तो डिवीज़न लिखे हुए हैं इनको हटाते हैं, कितने डिवीज़न हैं, ये 0 और 1 के बीच में, यहाँ 0 और 1 के बीच में जो वैल्यूज़ आ रही हैं उनको भी कैलकुलेट करके एक्यूरेटली बता दे। ठीक है, तो अब ये कैसे बता पाएगा, कैसे बता पाएगा, जैसे हमने यहाँ पे एक ग्रीन कलर का, मतलब ये वाला जो ग्रीन कलर से बनाया था एक ऑब्जेक्ट रखा था, तो उसी ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते हैं लाके, मान लेते हैं ये हमने यहाँ पे रख दिया लाके ऐसे। ठीक है, अब ये इंस्ट्रूमेंट काम कैसे करता है, जो आपका वर्नियर कैलिपर है, वर्नियर कैलिपर में रीडिंग निकाली कैसे जाती है, कैसे हम पता करते हैं आखिर। तो सबसे पहला काम तो ये करना है हमको कि हमने वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट पता कर लिया है, मेन स्केल का लीस्ट काउंट हमको आता है, इन दोनों के मिलने से जो इंस्ट्रूमेंट बन रहा है उसका लीस्ट काउंट कितना है वो भी तो पता चलना चाहिए, बोलो। इन दोनों के मिलने से जो इंस्ट्रूमेंट बन रहा है उसका लीस्ट काउंट कितना है, तो उसका लीस्ट काउंट होगा आपका, ये है मेन स्केल, ये है ना मेन स्केल, और ये क्या है, ये वर्नियर स्केल। इन दोनों के बीच में जो गैपिंग है, गैपिंग कहाँ कितनी है, ये है ना गैपिंग, ये वाली गैपिंग ग्रीन वाली, देखो ध्यान से, ये जो ग्रीन कलर वाली गैपिंग है ये है उस वर्नियर स्केल, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट, यानी दोनों के मिलने से, दोनों स्केल के मिलने से जो इंस्ट्रूमेंट बना वो सबसे छोटा कितना मेजर कर सकता है, वो 0.9 नहीं है सबसे छोटा, 0.9 पे बहुत छोटा थोड़ी ना हो गया, आपने कितना छोटा कर लिया, आपने 1 पॉइंट छोटा कर लिया ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, जबकि आप तो ये क्लेम कर रहे हो कि हम 0 से 1 के बीच में सारी रीडिंग बता देंगे, यही क्लेम कर रहे हैं ना वर्नियर कैलिपर वाले, तो आप वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट लेके कहाँ क्लेम कर पाओगे ये तो। ठीक है, तो उस सबसे और छोटा होना चाहिए लीस्ट काउंट, किसका लीस्ट काउंट, आपका वर्नियर कैलिपर का, और वर्नियर कैलिपर इन दोनों से मिलकर बना हुआ है, तो ये होता है सबसे छोटा लीस्ट काउंट किसका, वर्नियर, और वो कितना है देख के लग रहा है 0.9 ये और 1 ये, तो वो कितना है 0.1। तो अगर हमें उसका लीस्ट काउंट पता है 0.1 है, इसका मतलब उसने 0 और 1 के बीच में कितने डिवीजन कर दिए, 0 और 1 मिलीमीटर के बीच में कितने डिवीजन कर दिए हैं उसने, 10, तभी तो उसका सबसे छोटा डिवीजन 0.1 हुआ, जबकि हमारा मेन स्केल तो कुछ नहीं कर पा रहा था, और उसने क्या कर दिया, इनके बीच में 0 और 1 के बीच में यहाँ पे 10 डिवीजन बना दिए, ये इसका 0 और ये 1, ये 1 कौन सा, मिलीमीटर वाला 1। ठीक है, इसको हमने एक्सपेंड करके यहाँ पे दिखाया है, तो इसके बीच में उसने 10 बना दिया आपको, ये देखिए इस तरह से, और हर एक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 0.1 मिलीमीटर। यही होता है लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। हालांकि ये बदलता भी रह सकता है डिपेंडिंग अपॉन की क्या वैल्यूज़ आपको दे रखी है, लेकिन इन जनरल हम लोग जितने क्वेश्चन लगाएंगे यहाँ पे अभी 9th में, उसमें सब में लगभग क्या आ रहा होगा, यही आ रहा होता है। चेंज होगा तो हम कॉन्सेप्ट सीख ही रहे हैं, कॉन्सेप्ट से निकालेंगे, रट नहीं रहे हैं, अभी तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं कि हाँ भाई उसको वर्नियर कैलिपर बनाने से कोई फ़ायदा हुआ है, नहीं हुआ, ऐसे ही बना दिया तो फ़ायदा हुआ है कि जहाँ पे हमें 0 से 1 मिलीमीटर के बीच में कुछ पता ही नहीं चलता था, जैसे देखो 3 और 4 के बीच में आ गया ये यहाँ पे, अब पता ही नहीं चल रहा है कि भाई ये कौन सी वैल्यू है,
वहीं पे अगर वर्नियर कैलिपर पे मेजर करेंगे तो आराम से बता देगा वो कौन सी वैल्यू है ना, 3.3 है, 3.4 है, 3.6 है, सब बता देगा। उसको तो 10 बीच की 10 वैल्यू पता है, यहाँ हमको बीच की एक भी वैल्यू नहीं पता थी। क्लियर है इतनी बात? बोलो। तो वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होता है वो ये जो वर्नियर स्केल और मेन स्केल के बीच का जो डिफरेंस है वो होता है। क्या होता है? वर्नियर स्केल और, हाँ, तो क्या हम इसका फॉर्मूला लीस्ट काउंट का लिख सकते हैं? इसका अगर हमें लीस्ट काउंट का फॉर्मूला लिखना हो, इसका लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा? लीस्ट काउंट हो जाएगा 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1, ये मेन स्केल है, 1 वर्नियर स्केल है ये, तो 1 मेन स्केल डिवीजन 1 है, वर्नियर स्केल डिवीजन अभी निकाला था 0.9 है, माइनस करो, लीस्ट काउंट आ जाएगा किसका? वर्नियर स्केल, वर्नियर कैलिपर का, वर्नियर कैलिपर का। ठीक है, क्लियर है? दूसरा एक आसान तरीका है लीस्ट काउंट निकालने का, और भी आसान तरीका है। देखिए क्वेश्चन में लीस्ट काउंट पूछते हैं आपसे, ठीक है, खाली लीस्ट काउंट पे क्वेश्चन आ गया, कुछ नहीं पूछा है, तो और आसान तरीका क्या है? ये एक तरीका हो गया आपका लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर का, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अब इसमें थोड़ा लंबा ये इसलिए क्योंकि वर्नियर स्केल डिवीजन पता करने के लिए रिलेशन पता हो, फिर डिवाइड करो, फिर निकालो। आसान तरीका क्या है? आसान तरीका क्या है? 1 मेन स्केल डिवीजन ऊपर रखिए, यानी 1 मिलीमीटर, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ, हाँ, टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन, हाँ, वर्नियर स्केल, ऑन वर्नियर स्केल VS। ठीक है, देख लो भैया, वॉइस वगैरह सब रिकॉर्ड हो रही है, वेस्ट हो जाएगा सब वरना लेक्चर। ये अच्छा देखिए, इससे भी वही आ जाएगा। 1 मेन स्केल डिवीजन कितना होता है? 1 मिलीमीटर। और बताइए वर्नियर स्केल पे, ये क्या हो गया? वर्नियर स्केल पे कितने डिवीजन है? 10 है ना, देखिए हमने बनाया भी है, 10 है, तो डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 10, तो कितना आ जाएगा? 0. देखो 0.1 ही आ रहा है, और वैसे भी 0.1 आ रहा था, तो ये आसान है हमारे लिए। 1 मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। हमें उसके लिए ये सब नहीं करना पड़ेगा, 1 MSD माइनस 1 VSD और 1 VSD का फिर रिलेशन निकालो। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वैसे ये तो लॉजिकल है, इसमें क्या मतलब नहीं, कहाँ से क्या आ गया? ये लॉजिकल है पूरी तरह से। लीस्ट काउंट, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट का मतलब क्या हो गया? वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट का मतलब है कि आपने जो छोटा वाला स्केल बनाया है, यानी ये जो वर्नियर स्केल बनाया है, ये वर्नियर स्केल में कितने डिवीजन है अगर आपको ये पता चल जाए, तो ये मेन स्केल से जब डिवाइड होगा तो मेन स्केल का ये वाला काट देगा, ये बोलो पोर्शन, अरे नहीं काट देगा, हर एक इसका डिवीजन मेन स्केल का ये वाला काट देगा, तो बचेगा कितना? यही ग्रीन ही तो बचेगा। ठीक है, बस यहीं से आ गया, और कहाँ से आ गया? तो आगे चलते हैं, तो हमें पता चल गया लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं वर्नियर कैलिपर का। अब मेन चीज़ आती है रीडिंग कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये एक्सटर्नल क्यों है? क्योंकि एक्सटर्नल जो बाउंड्रीज़ हैं ऑब्जेक्ट की, उनको ये कवर कर रहे हैं, ये वाली और ये वाली, ऐसे। अब ये वाले ऊपर वाले इंटरनल जॉस कहलाते हैं। इंटरनल जॉस का मतलब क्या है? इंटरनल जॉस का मतलब है कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर की आपको इंटरनल डायमीटर पता करना हो, या इंटरनल उसका लेंथ पता करना हो कितना है। ठीक है, जैसे बॉक्स से आपने उल्टा करके ऐसे रख दिया, ठीक है, ये ऐसे, ठीक। तो अब जब इसको आप ओपन करेंगे तो ये दोनों आके इस पे लग जाएंगे ऐसे, ठीक है, ये इधर लग जाएगा, आप रीडिंग नोट कर लेंगे। ठीक है, तो इंटरनल यानी ऑब्जेक्ट को उल्टा, जैसे ग्लास है तो ग्लास का इंटरनल वेट पता करना है आपको, तो उल्टा करके इसके ऊपर रख दीजिए आप। अब इसको ऐसे ओपन करिए, जब दोनों जाके लग जाएंगे ग्लास के दोनों एंड्स पे, तो आप रीडिंग मेजर कर लीजिए। तो इनको बोलते हैं इंटरनल जॉज। ठीक है, ये हैं इंटरनल जॉज। ठीक है, ये इंटरनल जॉज हो गए। ये एक्सटर्नल हैं, क्योंकि ये एक्सटर्नल विड्थ को कैलकुलेट करते हैं, एक्सटर्नल जॉज, जबड़े। ठीक, और ये जो है आपका, ये डेप्थ मेजर करने के लिए होता है। देखिए उधर से देखिए, अगर गिलास की गहराई आपको मेजर करनी है, ग्लास नहीं है यहाँ पे, होता भी तो क्या कर लेते हैं। ठीक है, तो ग्लास की अगर आपको गहराई मेजर करनी है, डेप्थ मेजर करनी है, तो इस तरह से आप रख देंगे ग्लास को इसके पीछे, और ये यहाँ से ओपन होता होता जाके उसके बॉटम में लग जाएगा, और फिर आप रीडिंग मेजर कर लेंगे। रीडिंग कैसे करेंगे वो भी हम बताने जा रहे हैं, लेकिन ये इसकी यूजेस हैं। ठीक है, क्लियर है?
अब देखो इसको कैसे हम, अब इसमें दो स्केल दिख रहे हैं आपको, जो स्लाइडिंग वाला स्केल है ये वर्नियर स्केल है, ये वाला ये वर्नियर स्केल है, और ऊपर वाला स्केल जो है ये वाला ये मेन स्केल है। ठीक है, इतना तो आप सबको पता हो गया। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से कि ये आपने लाके इसको इस तरह से यहाँ पे फिट कर दिया ऑब्जेक्ट को। ठीक है, अब आप रीडिंग कैसे लेंगे? तो रीडिंग में सबसे पहला रूल समझिए, सबसे पहला रूल क्या है रीडिंग लेने में? सबसे पहला रूल ये है कि आप ये देखेंगे कि जो मेन ये इसका जो वर्नियर का ज़ीरो है, वर्नियर स्केल का ज़ीरो दिख रहा है आपको, ये वाला ब्लैक से जो दिख रहा है एक तो, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे ज़ीरो क्या होता है, ये आपने लाके बॉक्स यहाँ पे रख दिया, आपको रीडिंग लेनी है। अब आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा, अगर ये ज़ीरो किसी यहाँ पे मेन स्केल से, देखिए मेन स्केल से बिल्कुल ज़ीरो कोइंसाइड कर रहा है नहीं कर रहा है? बोलो, कर रहा है। तो अगर ये कोइंसाइड करके तब तो झगड़ा ही खत्म हो गया। झगड़ा खत्म का मतलब क्या होता है? अगर ये ज़ीरो आपने किसी ऑब्जेक्ट की विड्थ मेजर करनी है और ये ज़ीरो मेन स्केल के किसी भी डिवीजन से कोइंसाइड कर गया, तो फिर तो होल नंबर में आंसर आपका ऐसे ही आ गया, तब तो मिलीमीटर में ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। कितना आ रहा है देखो, ठीक है, ये कौन सा डिवीजन पे कोइंसाइड कर रहा है, चेक करो, किस पे कर रहा है? ये ज़ीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए 8th वाला कर रहा है कोइंसाइड, ये देखिए। तो अगर पूरा पूरा कोइंसाइड कर जाए इसका ज़ीरो इसके साथ, तो फिर आंसर ही हो गया आपका क्या, 8 मिलीमीटर या 0.8 सेंटीमीटर। आ भी रहा होगा नीचे, देखो लिखा भी हुआ है। क्लियर है? दिक्कत कहाँ होती है वो समझिए। दिक्कत तब होती है जब ऐसा ना हो, और आपके केस में ऐसा नहीं होगा, वरना चैप्टर ही क्यों पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ऐसा मजाक नहीं किया जाएगा आपके साथ में। तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ये देखिए, अब ये ज़ीरो जो है इसका वर्नियर स्केल का किसी भी मेन स्केल से कोइंसाइड नहीं कर रहा है। अब हमें अगर इसका मेजरमेंट लेना है, उसको ध्यान से सुनो। सबसे पहला रूल क्या है कि आप अगर ज़ीरो कोइंसाइड नहीं कर रहा है तो आप देखेंगे ज़ीरो से जस्ट पहले वाला मेन स्केल का नंबर कितना है, मेन स्केल का डिवीजन कहाँ लिखा हुआ है, ज़ीरो से जस्ट पहले वाला, आ जाओ नीचे, ज़ीरो से जस्ट पहले ये है ये। तो इसका मतलब ये है कि आपने जो ऑब्जेक्ट रखा है वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे देखिए, जो ब्लू कलर वाला आ रहा है, ये ब्लू कलर वाला ऑब्जेक्ट अगर आप इस पर रखते तो ये क्या करता, इसको इतना तो आराम से मेजर कर लेता, कितना, यहाँ तक तो आराम से मेजर कर लेता। जैसे हम पीछे देख रहे थे ना कि हम इस तरह से रख रहे थे, ये 0 हो रहा था, ये 1 है, और इसके बीच में ऐसे डिवीजन बने हुए थे, तो हमने कोई ऑब्जेक्ट को रखा, वो ऑब्जेक्ट ऐसे आ गया, तो हम इतना तो बोल सकते थे ना, 0 है और ये 1 मिलीमीटर, ये 2 मिलीमीटर, ये 3 मिलीमीटर, ये सेंटीमीटर है, तो हम ये कंफर्म बोल सकते थे ना 3 मिलीमीटर तो पूरा मेजर कर ले रहा है। तो 0 से पहले वाला जो डिवीजन होता है ना, वो वही डिवीजन होता है जो पूरा मेजर कर लिया उसने। तो हम ये कंफर्म तो बोल सकेंगे भाई इतना तो है, अब इससे थोड़ा ज़्यादा है, वो थोड़ा भी कैलकुलेट करेंगे। तो पहले पूरा बताइए कितना है मेन स्केल पे, कितना है? 0, ये आपका 1 हो गया, 2 3 4 5 और 6, यानी 6 तक तो उसने पूरा मेजर कर लिया है। अब 6 के आगे, जैसे इसने 3 तक तो पूरा मेजर कर लिया है, अब ये भाई 3 से ये जो हल्का सा ग्रीन वाला है ये बता दीजिए। इसी के लिए हमने क्या बनाया है, वर्नियर कैलिपर बनाया है, इसी को कैलकुलेट करना है इससे हमको। तो मेनली जब रीडिंग निकालेंगे, जो रीडिंग होती है आपकी ऑब्जेक्ट की, तो वो रीडिंग 2 रीडिंग से मिलकर बनती है। एक तो मेन स्केल की रीडिंग, उसको बोलते हैं MSR, प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग, जिसको बोलते हैं VSR। तो मेन स्केल की रीडिंग तो पता चल गई कितनी है, मेन स्केल की रीडिंग है आपकी, मेन स्केल पे कितना उसने रीड कर लिया है, 6 मिलीमीटर। अब स्टार्ट होता है वर्नियर स्केल की रीडिंग निकालना, है ना। वर्नियर स्केल की रीडिंग निकालने का रूल समझिए। वर्नियर स्केल की रीडिंग निकालने का जो रूल है वो ये है कि आप सबसे पहले ये देखेंगे, आपको लीस्ट काउंट तो पता है, ठीक है, तो लीस्ट काउंट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले में आता है लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई, लीस्ट काउंट को पहले पे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे, आपको आगे देखना पड़ेगा कौन सा डिवीजन है। अब 0 तो कोइंसाइड नहीं कर रहा है, अरे भैया सुन लो या बता दो, सुन लो, रिवीजन चल रहा है तो सुनो, ठीक है, बाकी लोगों के लिए नया है तो वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमें क्या देखना होता है, कौन सा, अगर 0 कोइंसाइड नहीं कर रहा तो कोई और तो कर रहा होगा, कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, कोइंसाइड करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो हम सबसे पहले देखेंगे क्या ये 0 कर रहा है कोइंसाइड, नहीं कर रहा है, क्या ये 1 कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या ये 2 कर रहा है, नहीं कर रहा है, नीचे वालों को ही देखेंगे कौन सा कर रहा है, ऊपर से स्टार्ट नहीं करेंगे। 3 कर रहा है, नहीं कर रहा है, 4 नहीं कर रहा है, 5 कर रहा है, देखो ध्यान से, 5 कर रहा है, ये हो गया, ये कोइंसाइड कर रहा है, ये कर रहा है,
तो ये 5 कर रहा है, तो लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई किया जाता है कोइंसाइडिंग डिवीजन से, CD बोलते हैं उसको, मतलब CD लिख सकते हैं आप, कोइंसाइडिंग डिवीजन से। यानी वर्नियर स्केल की रीडिंग निकालने का ये है तरीका कि आपको वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट पता हो, वर्नियर स्केल का नहीं, किसका, वर्नियर कैलिपर का, उसका लीस्ट काउंट निकालने का तरीका। वरा बताओ अभी क्या बताया था हमने, आसान वाला, वो ठीक है, लेफ्ट साइड छोड़ दो, राइट साइड बताओ क्या था। उसमें था 1 मेन स्केल डिवीजन अपॉन टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। 1 मेन स्केल डिवीजन होता है 1 मिलीमीटर, हमेशा, हमेशा नहीं तो क्वेश्चन में अगर उसने कुछ पलट दिया है तो बात अलग है, चेंज कर दिया है। टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन आपको यहाँ मिलेंगे, ठीक है। वर्नियर स्केल में डिवीजन कितने हैं टोटल, 10 दिख रहा है ना, यहाँ देखो, ये पहला डिवीजन, दूसरा, तीसरा, ऐसे काउंट भी कर लो, ऐसे 10 जनरली अगर 0 से 9 तक लिखा हुआ है समझ लो कितने डिवीजन है, 10 है, तो 10 डिवीजन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे लीस्ट काउंट दिख गया हमें कितना है, 0.1, तो यहाँ से लीस्ट काउंट मिल गया, तो हम यहाँ डाल देंगे, ये आ गया 6 मिलीमीटर प्लस लीस्ट काउंट है 0.1, कोइंसाइडिंग डिवीजन अभी देखा था कौन सा है, ये देखिए, तो इसको यहाँ रख दीजिए 5, ठीक, तो आंसर आ गया आपका 6 पॉइंट, तो ये हो जाएगा ना आपका 6 प्लस 0.5, तो दे देगा 6.5 मिलीमीटर, ठीक है। और इसको सेंटीमीटर में बदलना है तो 10 से डिवाइड कर दो, 10 से डिवाइड कर दो, बन जाएगा सेंटीमीटर, तो बनेगा 0.65 सेंटीमीटर। देखिए वही आंसर आ रहा है यहाँ पे भी। तो बहुत आसान है अगर आप इसको टुकड़ों में तोड़ लें, ठीक है, कि आपका मेन स्केल और वर्नियर स्केल अलग अलग है और इसकी रीडिंग ऐसे निकलती है। लीस्ट, इसकी रीडिंग के लिए लीस्ट काउंट और कोइंसाइडिंग डिवीजन को पता करना पड़ता है। मेन स्केल रीडिंग पता करने के लिए कुछ कोई एफर्ट नहीं मारने पड़ते, बस देखना पड़ता है 0 से जस्ट पहले वाला डिवीजन कौन सा है आसान, बोलो, ठीक है। तो क्वेश्चन करें अब हम लोग, चलिए फिर वापस चलते हैं। चलिए सीधे आ जाते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन कह रहा है वर्नियर हैज 10 डिविजन्स एंड दे आर इक्वल टू 9 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल इन द लेंथ। क्या हो, पढ़ तो लेने तो, पहले ही हंसना शुरू कर दिया, तो उसमें हंसने वाली कौन सी बात है। इफ द मेन स्केल इज कैलिब्रेटेड इन मिलीमीटर व्हाट इज द लीस्ट काउंट। अब देखिए लीस्ट काउंट कितना सिंपल क्वेश्चन है, सेलिना का ही क्वेश्चन है ये। 10 डिवीजन्स 9 डिवीजन के इक्वल हैं, तो 10 कैसे निकालते हैं हम लीस्ट काउंट, ठीक है। लीस्ट काउंट का आप एक ही मेथड याद रखिए, दो दिमाग में मत रखिए, ठीक है, एक ही यूज़ करिए, कोई सा भी यूज़ करिए, ठीक है। चाहे 1 ये वाला यूज़ कर लें आप, 1 MSD अपॉन टोटल नंबर ऑफ VSD। तो 1 MSD की वैल्यू पता है क्या होती है, 1 मिलीमीटर, और टोटल नंबर ऑफ VSD कितने हैं, 10, ये देखिए लिखा हुआ है। वर्नियर हैज़ 10 डिवीजन्स, वर्नियर स्केल पे 10 डिवीजन्स हैं, तो 10 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ गया 0.1 मिलीमीटर, या सेंटीमीटर में लिखना है तो 0.01 सेंटीमीटर, क्योंकि इसको डिवाइड करेंगे आप तब आएगा 10 से, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इज कैलिब्रेटेड इन मिलीमीटर एंड 19 डिवीजन, देखिए चेंज कर दिया उसने, 19 डिवीजन ऑफ मेन स्केल आर इक्वल इन लेंथ टू 20 डिवीजन्स ऑफ वर्नियर स्केल। पूछ रहा है इन मेजरिंग द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर, एक सिलेंडर का डायमीटर मेजर कर रहे हैं, ठीक है, उसको वहीं पे हमने जॉज के बीच में लगाया है एक्सटर्नल। बाय दिस इंस्ट्रूमेंट द मेन स्केल रीड्स 35 डिवीजन्स, मेन स्केल की रीडिंग दे दी 35 डिवीजन है, और आगे बोल रहा है कि बाकी वर्नियर स्केल की रीडिंग निकालने के लिए क्या दे दिया हमें, 4th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल से, तो हमें कोइंसाइडिंग डिवीजन भी दे दिया उसने। और क्या दिया, और पूछ क्या रहा है, लीस्ट काउंट बताओ और रेडियस ऑफ सिलेंडर बताओ। तो पहले डायमीटर निकालें रीडिंग से, और फिर डायमीटर को डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो रेडियस आ जाएगी। रेडियस और डायमीटर का रिलेशन तो पता है ना आप लोगों को, हाँ। तो सबसे पहला काम आपको करना है लीस्ट काउंट निकालना है, जो पूछ रहा है। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला हमने अभी देखा क्या होता है, 1 MSD अपॉन नंबर ऑफ VSD। अब देखिए ध्यान से, 1 MSD तो आपको पता है 1 मिलीमीटर ही है, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ VSD कितने हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है
क्या लिखा हुआ है 19 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, मेन स्केल में तो 19 डिवीजन है, फिर बोल रहा है आर इक्वल इन लेंथ टू 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। इसका मतलब वर्नियर स्केल कितने दे रखे हैं 20 दे रखे हैं। अब बदल गया, अब यहाँ 0.1 नहीं होगा, कितना हो जाएगा 0.05 मिलीमीटर। और सेंटीमीटर में पूछे तो एक और जीरो बढ़ाइए पॉइंट के बाद 005 सेंटीमीटर। ये बहुत बेसिक है, इसको सीखना बहुत ज़रूरी है, इससे क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा आपको। लिस्ट काउंट निकालना तो आना ही चाहिए, तो मेथड पकड़िए, ठीक है। एक फॉर्मूला लेकर चलिए ये वाला, तो यही लगाएंगे, फिर MSD माइनस VSD मत करिए, ठीक है। ये आसान है, जल्दी आएगा इससे आंसर। अब दूसरा क्या निकालना है हमको, रेडियस। अब रेडियस के लिए तो रीडिंग चाहिए पहले। अब देखो ध्यान से, रीडिंग मतलब डायमीटर चाहिए। रीडिंग क्या होता है, डायमीटर ही है। तो रीडिंग निकलती कैसे है, दो स्केल हैं, तो एक पहली होती है मेन स्केल की रीडिंग प्लस दूसरी होती है वर्नियर स्केल की रीडिंग। अच्छा, मेन स्केल की रीडिंग तो क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी है, कह रहा है मेन स्केल रीड्स, बातें नहीं करना, बाहर ही भेज देंगे, पूरा 2 घंटे बाहर खड़े रहोगे। उठो, अच्छा तुम वहाँ से उठो, वहाँ से चलो, पीछे चलो, तरंग के पीछे वाली सीट पे चलो। चश्मा सही काम कर रहा है, दिखेगा, हाँ चलो। आज इतने दिन के बाद आया है तो वो बातें ही करेगा बैठ के। ये आया था पिछले वाले टर्न पे, नहीं आया था ना, फर्स्ट पार्ट में जब रिवीजन चल रहा था, नहीं आया था ये, अच्छा आया था। MSR कितना दे रखा है 35 दे रखा है ना, हाँ 35 प्लस VSR कैसे निकालते हैं, लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाई कोइंसाइडिंग डिवीजन से निकालते हैं। तो लीस्ट काउंट हमने निकाला है अभी जस्ट, कितना निकाला है 0.05, अगर मिलीमीटर में ही लेके चलते हैं अभी, ठीक है। तो ये हो गया आपका 0.05। अच्छा, कोइंसाइडिंग डिवीजन दे रखा है क्वेश्चन में, कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, 4th, तो 4 लिख देंगे यहाँ पे। तो 35 प्लस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 0.2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 35.2 मिलीमीटर। ये आया है डायमीटर, ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा था ना डायमीटर मेजर कर रहा है, ठीक है। तो रेडियस क्या होता है, हाँ डायमीटर डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका 17.6 मिलीमीटर। बोलो समझ में आया, हो जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे चलें, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, इस तरह से फिगर वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ रॉड विद अ वर्नियर कैलिपर्स, फिगर बिलो शोज द पोजीशन ऑफ इट्स स्केल्स, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रॉड। तो कैसे मेजर करेंगे, देखिए इसमें रॉड को मेजर किया होगा, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट में लगाया होगा, तो मेन स्केल कुछ आगे गया होगा, ठीक है। वर्नियर स्केल और मेन स्केल की पोजीशंस दे रखी हैं, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे 0 जो है वो इस वाले इससे थोड़ा सा आगे है, ये 3 है, और ये वाला है आपका 3.1, और इसके ये वाला कितना है 3.2, ये वाला 3.3, ठीक है। तो 3.3 से थोड़ा सा आगे है 0, किसका, वर्नियर का, ठीक है। 3.3 से कोइंसाइड नहीं कर रहा है, थोड़ा सा आगे है। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर हमें लेंथ निकालनी है तो रीडिंग निकालनी है, बोलो लेंथ मतलब रीडिंग से निकलेगा लेंथ, और रीडिंग के लिए दोनों स्केल की रीडिंग चाहिए होती है। दोनों स्केल कौन कौन से, मेन स्केल और वर्नियर स्केल। अच्छा, मेन स्केल की रीडिंग तो दिख गई आपको भाई, 0 से जस्ट पहले वाला कौन सा है 3.3, ठीक है। फिर 3.3 हो गया, और ये 3.3 कितना है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है ना ये, ठीक है। तो सेंटीमीटर हो गया आपका, प्लस ये 10 सेंटीमीटर का स्केल है, दिख भी रहा है। तो यहाँ पे अब VSR कैसे निकालें, वो होता है LC इंटू CD, ठीक है, LC CD। तो बताइए फिर LC क्या होगा। अब देखो लीस्ट काउंट हम कैसे निकालते हैं, कितने डिवीजन उससे टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन कितने हैं 10 है, तो लीस्ट काउंट निकलता है आपका 1 मेन स्केल डिवीजन अपॉन हाँ नंबर ऑफ VSD। तो 1 मेन स्केल डिवीजन है 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन है 10, तो हो जाएगा 0.1। तो ये तो आ गया 0.1। अब आते हैं कोइंसाइड वाले पे, भाई ये कोइंसाइड जो कर रहा है, चलिए सेंटीमीटर में रख लेते हैं 0.01। तो यहाँ से सेंटीमीटर में
सेंटीमीटर, ठीक है। CD, अब बहुत धुंधला फिगर है तो उसमें गलती भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो सीख रहे हैं। फोर्थ के जस्ट पहले वाला हमें दिख रहा है यहाँ से, और नीचे से देखते हैं, ऊपर से नहीं देखते हैं। तो 0, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6 वाला दिख रहा है जो कॉन्साइड कर रहा है। देखिए ध्यान से, ये वाला दिख रहा है। 5th तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। 6 वहाँ दूर से हो सकता है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा हो, ठीक है। 6 वाला बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि वो कॉन्साइड कर रहा है। 4th के जस्ट पहले वाला बोलो और नीचे से देखेंगे तो 6 वाला होगा वो। और हमेशा जो कॉन्साइडिंग डिवीजन है वो वर्नियर से देखे जाते हैं, मेन से नहीं। मेन से कैसे देख पाएंगे आप, किसको 1 मानेंगे किसको 2 मानेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे 6, ठीक है। आंसर हो गया 6। अब आंसर आ गया आपका, क्या आ गया, 3.36 सेंटीमीटर प्लस ये हो जाएगा 0.06, तो 3.36, ठीक है, सेंटीमीटर। हो रहा कुछ समझ में नहीं आ रहा है आनंद, टाइम वेस्ट हो रहा है, समझ में आ रहा है? अच्छा, अब आते हैं ज़ीरो एरर पे। हो गई प्रैक्टिस, बाकी आप लोग घर पे करेंगे। ज़ीरो एरर क्या होता है, ठीक है। ज़ीरो एरर फिर वापस चलते हैं समझाने के लिए। देखिए ज़ीरो एरर का मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पे जब आप कुछ भी आपने बीच में नहीं लगाया है रीडिंग मेजर करने के लिए, ये पूरी तरह से दोनों जॉज बंद हैं आपस में, तो अगर वर्नियर का 0 और मेन स्केल का 0 कोइंसाइड कर रहा है तो इसका मतलब इसमें कोई ज़ीरो एरर नहीं है, ठीक है। इसमें कोई किसी तरह का कोई एरर नहीं है, किसी तरह का कोई ज़ीरो एरर नहीं है। अब ज़ीरो एरर होता कब है कि अगर मान लीजिए जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कि ये देखिए, अब देखिए ध्यान से, क्या कोइंसाइड कर रहा है, इसको देखो ध्यान से, इसका 0 नहीं कर रहा है, तो इसका 0 आगे निकल गया है ऊपर वाले 0 से, देखो भाई, हाँ ऊपर वाले 0 से आगे निकल गया है, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव ज़ीरो एरर। अगर ये आगे की तरफ हो जाए, आगे शिफ्ट हो जाए, यानी वर्नियर स्केल थोड़ा आगे निकल जाए मेन स्केल के 0 से, तो उसको बोलते हैं कैसा एरर, पॉजिटिव ज़ीरो एरर, ठीक है। और यही अगर पीछे रह जाता, देखो ध्यान से, मान लेते हैं ये, अब देखो पीछे है, वर्नियर स्केल पीछे है और वो आगे निकल गया है, तो ये कैसा एरर कहलाएगा, नेगेटिव ज़ीरो एरर। इतनी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, आ रही है। अब मेन मुद्दा ये है कि समझ में तो आ गया, नेगेटिव ज़ीरो एरर मतलब वर्नियर का 0 पीछे है और अगर पॉजिटिव है तो वर्नियर का 0 आगे है। हम वर्नियर के 0 से ही याद रखेंगे, मेन स्केल के 0 को छोड़ देते हैं अभी फिलहाल, ठीक है। अगर वर्नियर का 0 आगे है मेन स्केल से तो पॉजिटिव है, आगे की तरफ फॉरवर्ड जा रहा है तो पॉजिटिव है, राइट साइड जा रहा है तो पॉजिटिव है, ठीक है, लेफ्ट साइड रुक गया है तो नेगेटिव है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। हाँ, अब देखिए ध्यान से कि कैलकुलेट कैसे करेंगे, जो कि बहुत आसान तरीका है। अभी तक हमने जो सीखा है उसी तरीके से हम ज़ीरो एरर निकालेंगे, हम कोई नया फॉर्मूला नहीं देखने जा रहे हैं, ठीक है। वो तरीका रीडिंग का हमको पता है, ठीक है। तो ज़ीरो एरर में होता क्या है, जब हम ज़ीरो एरर निकाल रहे होते हैं, देखिए ये रुक जाओ अभी, अगर इसके अंदर कोई ज़ीरो एरर है, ध्यान से सुनो, इसका मतलब ये ऑलरेडी इतना डिस्टेंस आगे चल चुका है, ऑलरेडी चल चुका है ना, पॉजिटिव ज़ीरो एरर के केस में आगे चल चुका है। अगर ये आगे चल चुका है तो अब जब आप इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट रखोगे मेजर करने के लिए, तो उसकी जो रीडिंग आएगी, वो उतना फालतू आएगी, जबकि उसको नहीं चलना चाहिए था। जब तक ऑब्जेक्ट ना लगाया जाए तब तक वो आगे मूव नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो वो रीडिंग, उतनी रीडिंग क्या आएगी, एक्स्ट्रा आएगी। तो हम क्या करते हैं, रीडिंग तो निकालेंगे ही, वो अलग बात है, लेकिन एक्स्ट्रा काम क्या बढ़ जाता है कि फिर हम ज़ीरो एरर कैलकुलेट करके रीडिंग से माइनस भी करना पड़ता है, तब करेक्ट रीडिंग निकलेगी, अदरवाइज तो रीडिंग अभी एरर आएगा उसमें, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे रीडिंग निकालने का प्रोसीजर सेम है, वैसे ही निकालेंगे, बस एक्स्ट्रा काम क्या बढ़ गया कि अब उसने गलत रीडिंग ले ली, इंस्ट्रूमेंट हमारा ठीक नहीं था, तो हमें अब वो ज़ीरो एरर कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितने का एरर हुआ है, और उसको फिर हम रीडिंग से माइनस कर देंगे जो निकाली होगी। तो हमारी एक बार तो नॉर्मल रीडिंग निकल के आएगी, फिर ज़ीरो एरर निकल के आएगा, और फिर करेक्ट रीडिंग कैसे निकलेगी, नॉर्मल रीडिंग माइनस ज़ीरो एरर से। हाँ, नेगेटिव वाले में क्या होता है,
तो नेगेटिव वाले में चेक करते हैं, ये देखिए नेगेटिव में पीछे है, मतलब नेगेटिव में वो लेट हो गया है। अब अगर आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो वो जो भी रीडिंग आएगी उसकी, देखिए ध्यान से, जो भी रीडिंग आएगी उसमें वो जो एरर है वो कम रह जाएगा, क्योंकि वो उतना चला नहीं, उससे पीछे रह गया। क्योंकि हम जो रीडिंग कैलकुलेट करते हैं वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, ये मेन स्केल का 0, और अगर वो मेन स्केल से पीछे रह गया तो वो रीडिंग तो हम कंसीडर नहीं करता है वर्नियर कैलिपर। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि वो 0 से पहले वाली जो रीडिंग थी वो रीडिंग आप ऐड करें फिर इसमें। तो नेगेटिव 0 एरर इसीलिए ऐड हो जाता है और पॉजिटिव 0 एरर माइनस करना पड़ जाता है, क्योंकि ऑलरेडी आगे होता है उसमें, वो तो एक्स्ट्रा फालतू में चल चुका होता है, उसको माइनस करते हैं। और नेगेटिव 0 एरर में वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से ही पीछे खड़ा है, तो स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंचने तक उसने जो चला वो तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। क्लियर है? तो उसको आपको फाइनल रीडिंग में जोड़ना पड़ेगा निकाल के अलग से। इसलिए नेगेटिव 0 एरर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, और पॉजिटिव 0 एरर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। अब जो इसका फॉर्मूला बना है वो इसीलिए फॉर्मूला कैसा बना है कि हमने फॉर्मूले में पहले ही माइनस में रख रखा है। करेक्ट रीडिंग में हमने क्या बोल रखा है कि जो ऑब्जर्व रीडिंग आएगी उसमें से हम 0 एरर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब वैसे तो हमको लॉजिकली पता है कि हम माइनस करेंगे किसको, पॉजिटिव वाले को, और नेगेटिव वाले को जोड़ देंगे, तो गलती भी हो सकती है, इसमें भी माइनस साइन लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे पॉजिटिव वाले को प्लस साइन के साथ लेंगे और नेगेटिव वाले को माइनस के साथ लेंगे। फायदा क्या होगा, पॉजिटिव वाला तो माइनस हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव वाला माइनस माइनस प्लस होकर ऐड हो जाएगा। जब उसकी वैल्यू निकालेंगे नेगेटिव में तो वो जब यहाँ रखेंगे तो इस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा। तो हमको अल्टीमेटली उसको ऐड ही करना था ना, वो ऐड भी हो गया। तो फॉर्मूला भी हमको कोई अलग से नहीं याद करना पड़ा कि माइनस ही करना है, बस माइनस वाले के साथ माइनस साइन लगा दो ताकि दिक्कत ना आए आगे, वो आगे जाके ऐड हो जाएगा। पॉजिटिव के साथ प्लस साइन ही लगाएंगे हम, ठीक है। अब देखते हैं कैलकुलेट कैसे करेंगे। लो भैया अटेंडेंस जल्दी से। देव, अनुष्का, श्रेष्ठ, कृष्णा। चलिए अब कैलकुलेट करना सीखते हैं कि भाई कैलकुलेट कैसे करते हैं हम। तो सिमिलर वही केस है कैलकुलेट जैसे पहले करते थे। अब यहाँ पे मान लीजिए हमें 0 एरर निकालना है। सुनो ध्यान से, नेगेटिव वाला है, यहाँ पे पता है पीछे है 0, तो उससे तो आइडिया लग जाएगा कि नेगेटिव है। अच्छा, नेगेटिव समझने का और भी तरीके हैं, देखिए ध्यान से। पहले पॉजिटिव समझाते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो कोई भी हम ले लेते हैं ऐसे ही। अब कैलकुलेट करने का तरीका वही है जो तरीके से हमने रीडिंग निकाली थी, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि रीडिंग में ब्लॉक बीच में लगा होता था, तब वो आगे मूव करता था। अब वो बिना लगे हुए मूव कर गया है, तो बस कैलकुलेट ही तो करना है कितना मूव किया है, तरीका कुछ नहीं बदलेगा। तो बेसिकली आपको 0 एरर निकालना है, तो हम रीडिंग ही निकाल रहे हैं। उसके लिए आपको दोनों स्केल की रीडिंग पता होनी चाहिए, MSR प्लस VSR, यही तरीका है हमारा रीडिंग निकालने का। अब ये बताइए, यहाँ MSR तो इस 0 से जस्ट पहले वाला देखते हैं ना हम, यार रीडिंग निकालते हैं तो मेन स्केल की रीडिंग वर्नियर के 0 से जस्ट पहले वाली, वर्नियर के 0 से जस्ट पहले क्या है, मेन स्केल का 0 है, तो रख दो 0, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब VSR में दो चीज़ें होती हैं, लीस्ट काउंट और कोइंसाइडिंग डिवीजन, ठीक है। तो बताइए 0 प्लस लीस्ट काउंट कितना होगा इसका, डिवीजन देखो दिख रहे हैं 10 है, तो 1/10। अब तो ये ओरली हो जाना चाहिए, 1/10 यानी 0.1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई कॉन्साइडिंग डिवीजन। बताइए कौन सा कॉन्साइड कर रहा है, यहाँ से देखो, क्या ये कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये नहीं, थर्ड भी नहीं, फोर्थ भी नहीं, फिफ्थ वाला कर रहा है, ये देखिए फिफ्थ वाला, तो यहाँ आ जाएगा 5। तो देखिए 0 प्लस 0.5 विच इज़ इक्वल टू क्या आ गया आपका 0.5, और यहाँ प्लस साइन अपने आप आ गया है, प्लस साइन हमने लगाया नहीं, अपने आप कैलकुलेट होके आ गया है, ठीक है, क्लियर है। तो अभी देखना नेगेटिव साइन भी अपने आप कैलकुलेट होके आ जाएगा आपके पास, क्लियर है। और वैसे आप लगा भी सकते हैं, मान लो नहीं भी आया है तो। अब ये क्लियर हो गया कि 0 एरर ऐसे निकाला हमने। अब करेक्ट रीडिंग से माइनस कर देंगे उठा के, और रीडिंग तो ऐसे ही निकलती है जैसे ही निकला है। अब आते हैं नेगेटिव 0 एरर पे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसको कट कर देते हैं, कहाँ गया ये। अब यही गड़बड़ है कि इसके साथ ये काम नहीं करता है, इसको फिर से हटाओ। तो ये मान लेते हैं इसका 0 एरर है ये, ठीक है। कुछ और ले लेते हैं, 8 ले लिया हमने। अब देखिए ध्यान से एक चीज़ कि सबसे पहले हमको नेगेटिव 0 एरर निकालना है, तो रीडिंग निकालेंगे हम। पेन ले लेते हैं, ठीक है। तो 0 एरर
अब देखिए सबसे पहले MSR प्लस VSR। MSR में 0 से पहले, 0 से पहले, इस 0 से पहले क्या है? अब देखो ध्यान से, ये मेन स्केल का 0 है, इसके इधर बढ़ोगे तो आपको 1 मिलेगा, 2 मिलेगा पॉजिटिव में सारा, और अगर इधर बढ़ोगे तो इधर भी तो स्केल मिलेंगे। देखिए ध्यान से, 0 एरर MSR प्लस VSR पूरा ही डिलीट होगा। ये अब यहाँ पे देखिए इस स्केल को ध्यान से देखते हैं, मेन स्केल को, काफ़ी यहाँ से लर्निंग मिलेगी। ये हो गया 0 वाला इसका, इसके इधर जाइए आप तो ये मिलेगा, फिर ये इस तरह से ऐसे चल रहे हैं, और लेफ़्ट में आएंगे तो भी तो मिलेगा ये 1 2 3। क्लियर है? नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, अच्छा लेफ़्ट में जब हम चल रहे होंगे तो ये तो 1 2 है, तो ये 0.9 होगा, ये 0.8 होगा। अरे तभी तो 0 पे पहुँचे होंगे, 0.9 में फिर 1 ऐड होगा तभी तो 0 बनेगा। सही है? नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा? हाँ, 0.9 0.8 कैसे बता दिया आपने? क्या होगा? लेफ्ट साइड माइनस में होगा? बोलो। तो माइनस में होगा तो किस वैल्यू कैसे लेंगे हम? 0 से जस्ट पहले वाली क्या लें? इससे पहले क्या लें? -1। जीरो के बाद भी तो 1 2 3 देखते हैं ना। इससे पहले जब नंबर्स होते थे तो हम 0 से कैलकुलेट करके लिखते थे। अब इस वर्नियर स्केल से जस्ट पहले हम किसको लें? कौन सा रहा होगा बताओ यहाँ पे? इससे जस्ट पहले वाला डिवीजन कौन सा रहा होगा? -1। बोलो। हाँ सही तो कह रहा है, -1 ही तो रहा होगा। चलो अच्छा लगा के देखते हैं। -1 लगा दिया, सही है। फिर 0 से पहले माइनस का ही तो मिलेगा, -1 -2 -3 यही सब जाएगा पीछे की तरफ। हम मिलीमीटर में ले रहे हैं तो मिलीमीटर है सारा। क्लियर है? 0 से पहले क्या मिला होगा हमको? यहाँ पे ये माइनस वाले ही नंबर होंगे, सारे चलेंगे। ठीक है, 1 2 3। 0 के पास कौन से चलेंगे? प्लस वाले, +1 +2 +3 +4। ठीक है, तो -1 हो गया। प्लस VSR तो वही आपका पुराना LC × CD। ठीक है, तो ये आएगा -1 प्लस LC कितना है? LC तो इसका 0.1 है, और CD कौन सा कॉन्साइड कर रहा है? कौन सा कॉन्साइड कर रहा है? 2 वाला कॉन्साइड कर रहा है। क्लियर है इतनी बात? बोलो। तो ये हो गया 2। अब बोलिए -1 प्लस 0.2, आंसर क्या आएगा? -0.8 आ रहा है वहाँ पे, आ तो रहा है, दिख तो रहा है -0.08 सेंटीमीटर में। उसको मत देखो, कन्फ्यूज हो जाओगे। ऐसा होगा नहीं। ठीक है भाई, एक डिवीजन तो आगे पीछे जाओगे। यहाँ से देख लो ध्यान से, आप जैसे ही ज़्यादा चले जाते तो ये फिर 0 एरर 8 से बढ़ के कुछ और हो जाता, 9 हो जाता या 7 हो जाता, कम ज़्यादा हो जाता। एक एक डिवीजन तो आगे पीछे जाएंगे। ठीक है, तो आप -1 देखिए। अब ये वाला मेथड इस तरह सिखाया नहीं जाता स्कूल में, डायरेक्ट क्या बता देते हैं? स्कूल में क्या पढ़ाते हैं पता है? स्कूल में ये बताते हैं कि जो कोइंसाइडिंग डिवीजन है आपका 2, उसको -0 एरर में 2 मत लीजिए, -0 एरर में 2 मत लीजिए, 10 से माइनस करके लीजिए। क्या बता देते हैं? तो -0 एरर में हम कोइंसाइडिंग डिवीजन डायरेक्टली नहीं लेंगे, क्या करेंगे? 10 से माइनस कर देंगे। अब सोचो 10 से माइनस कर दोगे तो 8 तो आ ही जाएगा, और 0.1 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.8 आ गया। अच्छा -0 एरर है तो नेगेटिव अपनी तरफ से लगा लो। हाँ भाई साहब, ऐसे ही बताया जाता है। ये देखिए, ये तब कोई क्वेश्चन नहीं पूछते होंगे। यही लाल कलर का प्राणी जो बैठा है हैं? अच्छा, ये भी नहीं बताया। तुम बताओ क्या बताया गया था? क्या तो हम एडमिशन में नहीं थे तब, हमने एडमिशन लेट लिया, हमें नहीं पता ये सब कब आया। कौन से स्कूल में हो? चलो मार्टनियर में कहाँ पढ़ाया जाता है इसे? पढ़ाते हैं?
तो ये माइनस वाला सिस्टम समझ में आया, ये लॉजिकल है पूरा कि हाँ भाई जो हम कर रहे थे वही फॉलो कर रहे थे, हमने कुछ नया नहीं किया। ठीक है, जैसे रीडिंग निकाल लेते वैसे ही हमने जीरो एरर निकाला। ठीक है, अब ये वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पड़ता है तो ये बताया नहीं जाता कि कॉम्प्लिकेटेड नहीं, आसान है। सब नंबर लाइन पढ़ते हैं, सबको पता है जीरो से पहले क्या आएगा, -1 आएगा। इसमें क्या कॉम्प्लिकेशन है? हाँ पता हो तभी बताएगा टीचर। ठीक, ये कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। जीरो एरर समझ में आ गया। ठीक है, तो इसमें माइनस साइन लगाना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आएगा निकल के। ठीक है, चलो भाई जीरो एरर पे क्वेश्चन अलग से रखे हैं इसमें हमने। ये देखिए, ये क्वेश्चन है, अ बॉय यूजेज अ वर्नियर कैलिपर्स टू मेजर द थिकनेस ऑफ हिज पेंसिल। ही मेजर्स इट टू बी 1.4 मिलीमीटर। ठीक है, उन्होंने मेजर कर लिया। ठीक है, यानी उन्होंने डायरेक्ट पूरी रीडिंग ही दे दी आपको, लेकिन ये रीडिंग कैसी है, गलत है, क्योंकि जीरो एरर दे रखा है इसमें। कितना है? प्लस 0.02 सेंटीमीटर का। तो प्लस है, पॉजिटिव जीरो एरर है। जीरो एरर का फॉर्मूला क्या होता है? जीरो एरर का फॉर्मूला होता है कि ऑब्जर्व रीडिंग, ठीक है, ऑब्जर्व रीडिंग माइनस जीरो एरर। ठीक है, क्लियर है? अब आपको ये बोलने की जरूरत नहीं कि पॉजिटिव घटाएंगे और ये नेगेटिव जोड़ेंगे। आपको पता है विद साइन जब आया है तो जो रखेंगे मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही सही आंसर होगा आपका। तो ये दिमाग में आपको प्री एजम्पशन बनाने की जरूरत नहीं किसी भी तरह की। ऑब्जर्व रीडिंग आई है 1.4 मिलीमीटर। माइनस जीरो एरर जो है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? 0.2 मिलीमीटर। तो हो गया 0.2 मिलीमीटर। तो आंसर आ गया आपका 1.2 मिलीमीटर, या सेंटीमीटर में बोले तो 0.12 सेंटीमीटर। आ रहा है समझ में? चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अ वर्नियर कैलिपर्स हैज़ इट्स मेन स्केल ग्रेजुएटेड इन मिलीमीटर एंड 10 डिविजन्स ऑन इट्स वर्नियर स्केल आर इक्वल इन लेंथ टू 9 मिलीमीटर. When the two jaws are in contact, the zero of vernier scale is ahead of zero of main scale. ठीक है, and when the two jaws are in contact, मतलब आपने कुछ नहीं लगाया बीच में, still आगे क्या बोल रहा है? जीरो ऑफ वर्नियर स्केल आगे है मेन स्केल से। ठीक है, इसका मतलब जीरो एरर होगा इसके अंदर। एंड थर्ड डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद द मेन स्केल, यानी कोइंसाइडिंग डिवीजन भी दे दिया है। पूछ रहा है लीस्ट काउंट और जीरो एरर निकालना है। निकल आएगा? आसान है। लीस्ट काउंट तो हम इतनी देर से निकाल ही रहे थे। लीस्ट काउंट कैसे निकलता है? 1 मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाई, हाँ, टोटल नंबर ऑफ VSD। ठीक है, तो 1 मेन स्केल डिवीजन होता है 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ, कितने हैं? 10 है, दे रखा है क्वेश्चन में। काफ़ी आपका 0.1 ही आता है ज़्यादातर। फिर आ रहा है जीरो एरर। जीरो एरर निकालने का तरीका हमारे पास वही है, रीडिंग मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग व्हेन द टू जॉज आर इन कॉन्टैक्ट, ठीक है, द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज अहेड ऑफ जीरो ऑफ मेन स्केल। तो जीरो से आगे है, आगे है यानी वर्नियर के जस्ट पीछे क्या है? मेन स्केल का जीरो, तो उसकी रीडिंग क्या हो जाएगी? जीरो। प्लस VSR क्या होता है? लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाई कोइंसाइडिंग डिवीजन। तो लीस्ट काउंट कितना है अभी निकाला? 0.1। कोइंसाइडिंग डिवीजन दे रखा है? नहीं दे रखा है? थर्ड डिवीजन। ठीक है, थर्ड। तो हो गया 0.3 मिलीमीटर। ये आ गया जीरो एरर। तो कितने आसान क्वेश्चन है। अगर कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल है। अब कितना बड़ा भयानक क्वेश्चन लिख दिया था उन्होंने, लेकिन कुछ नहीं, आप पढ़िए अच्छे से उसको। क्या पूछ रहा होगा? लिस्ट काउंट, रीडिंग, जीरो एरर, करेक्ट रीडिंग, और कुछ पूछ सकता है इसके अलावा? 4 चीज़ों के अलावा कुछ नहीं। ठीक है, चलिए भाई ये वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करिए। और ठीक है, टाइम देते हैं आपको इसके लिए हम 3 मिनट का टाइम ले लीजिए। वैसे 3 मिनट का क्वेश्चन है नहीं।
हो गया? तुमको आ नहीं रहा है क्या? ट्राई नहीं करोगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। टीचर जब लगाता है तो हमको यही लगता है हाँ हाँ सब तो सही लग रहा है, गलत क्या है इसमें? जैसे ही हम पेन उठाते हैं सब गलत हो जाता है। क्यों जयेश भाई? आ गया? चलिए भाई, टाइम बहुत ज़्यादा दे दिया था, इतने टाइम का क्वेश्चन है नहीं है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा था इन अ वर्नियर कैलिपर देयर आर 10 डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल। बहुत अच्छे, इससे निकल आएगा हमारा लीस्ट काउंट। फिर बोल रहा है एंड 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल इज डिवाइडेड इन 10 पार्ट्स। अब यही ट्विस्ट कर देते हैं क्वेश्चन को, कुछ नहीं है भाई, 1 सेंटीमीटर 10 पार्ट्स में तो डिवाइड होता ही है, हमको पता है, ठीक है, क्लियर है। तो वो ये नहीं लिखा उसने, इसकी जगह जनरली लिखा होता है कि 10 डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द 9 डिविजन्स ऑन द मेन स्केल। कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ लिखो कितने में डिवाइड किया तुमने। अगर उसने बोला हो तो 20 में डिवाइड किया हुआ है हमने 1 सेंटीमीटर को, तब हमारे लिए थोड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती, क्योंकि तब हम 1 MSD की वैल्यू 1 मिलीमीटर नहीं लिख सकते थे। हम ब्लाइंडली 1 MSD क्या लिखते हैं 1 मिलीमीटर। लेकिन बहुत ध्यान रखना है, अगर उसने 1 सेंटीमीटर को 10 की बजाय 15 में डिवाइड कर दिया, घुमाने के लिए वो करें, कई क्वेश्चन में हो जाता है ऐसा, 20 में कर दिया, 25 में कुछ स्कूल वाले क्वेश्चन बनाते हैं तो वो ऐसे ही चेंजेस कर देते हैं क्वेश्चन में उठा के, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि बस वहाँ पे अगर वो 20 में कर देगा तो 1 मिलीमीटर फिर नहीं लिख सकते हैं आप, 1/2 मिलीमीटर लिखना पड़ेगा फिर आपको, और छोटा हो गया ना मिलीमीटर, आधा मिलीमीटर बचा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे क्या हो गया, कहाँ फंस गया था हाथ, ठीक है। तो फिर बोल रहा है वाइल मेजरिंग अ लेंथ द जीरो ऑफ वर्नियर लाइज जस्ट अहेड ऑफ, वाइल मेजरिंग, वर्ड ध्यान से देखना, वाइल मेजरिंग, जब आप मेजर कर रहे हैं, यानी जीरो एरर की बात नहीं हो रही है, ये जीरो एरर की बात तब होगी जब व्हेन द 2 जॉज आर इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। क्योंकि मेन वर्नियर स्केल तो आगे 2 तरह से जाता है, कैसे, एक तो कॉन्टैक्ट में हो तो जीरो एरर है अगर आगे जा रहा है, अदरवाइज तो उसका काम ही आगे जाना, आप बीच में रीडिंग लगाएंगे, चेक करेंगे ऑब्जेक्ट तो आगे तो जाएगा। तो पता चला कुछ लोग बस ये वाला सुनते हैं, जीरो ऑफ वर्नियर जस्ट अहेड, मस्त दौड़ पड़ेगी, मिल गया जीरो एरर। देख लेना चाहिए आगे, नहीं वो जीरो एरर की बात नहीं हो रही है, अभी मेजरमेंट की बात हो रही है। फिर आगे बोल रहा है 4th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है वर्नियर का मेन स्केल के साथ में। अब लेंथ निकालनी है, रीडिंग निकालनी है सबसे पहले। तो रीडिंग हमको पता है कैसे निकालते हैं, यानी नॉर्मल रीडिंग या ऑब्जर्व रीडिंग, क्योंकि जीरो एरर है, सेकेंड पार्ट में जीरो एरर दे रहा है, ठीक है। तो रीडिंग निकालते हैं, रीडिंग होगी आपकी MSR प्लस VSR, ठीक है। MSR में मेन स्केल को दे रखा है कितना अहेड है 1.8, और VSR में हम करते हैं LC इंटू CD, तो ये हो गया आपका 1.8। अच्छा LC निकाल लीजिए आप, बात वही है लेकिन आएगा तो सेम ही 0.01, अगर सेंटीमीटर में निकालना है तो, क्योंकि सेंटीमीटर में ही दे रखा है। CD है 4, तो 1.8 प्लस 0.04 विच इज़ इक्वल टू 1.84 सेंटीमीटर। ये ऑब्जर्व रीडिंग है। सेकंड में पूछ रहा है अगर जीरो वर्नियर कैलिपर का -0.02 है, यानी नेगेटिव जीरो एरर है, तो करेक्ट लेंथ क्या हो जाएगी। तो आपको पता है करेक्ट रीडिंग का फॉर्मूला होता है ऑब्जर्व रीडिंग माइनस जीरो एरर। तो ऑब्जर्व रीडिंग आपने निकाली 1.84 माइनस, ये माइनस में लिखेंगे आप अंदर ब्रैकेट में 0.02 विच इज़ इक्वल टू 1.84 प्लस 0.02 1.86 सेंटीमीटर, ठीक निकल आया होगा, ठीक है। चलिए आगे, चलिए अब आते हैं स्क्रू गेज पे, हो गए। अब इसमें ये है ऑब्जेक्ट, हटा देते हैं इसको। तो ये इनके सबके नाम हैं अपने अलग अलग। सबसे पहले देखिए ये है इसका मेन स्केल, मेन चीज़ जो हमें समझनी है ये है मेन स्केल। इसके ऊपर क्या होता है, इस तरह का ये स्क्रू इस तरह से घूमता है, इसके ऊपर रोटेटिंग स्केल लगा हुआ है, इसको हम आप सर्कुलर स्केल बोलते हैं, सर्कुलर है तो सर्कुलर बोलते हैं इसको। तो इसको हम इस तरह से, ये देखिए इस तरह से मूव कराते हैं, ये देखिए इसको आप रोटेट करिए तो ये आगे पीछे इस तरह से रोटेट करता है। अब जब ये आगे रोटेट करता है तो ये मेन स्केल को कवर भी कर रहा है, देखो ध्यान से, इसमें यही प्रॉब्लम है थोड़ी सी। ये देखिए आगे मूव कर रहा है तो मेन स्केल कवर हो रहा है, ठीक है, मेन स्केल छुपता चला जा रहा है। मेन स्केल में डिवीजन वही है 1 मिलीमीटर वाले, ठीक है।
हालांकि इन्होंने उससे छोटा बनाने की भी कोशिश की, देखो ध्यान से, 0 से 1 मिलीमीटर है और नीचे एक और डिवीजन बना दिया है, यानी 0.5 मिलीमीटर बना दिया है उन्होंने, ठीक है, लेकिन हम 1 मिलीमीटर ही मान के चल रहे हैं फिलहाल। तो इसके ऊपर जो सर्कुलर स्केल है, ये सर्कुलर स्केल जब मूव कर रहा है तो ये जब ये पूरा अपना एक रोटेशन कंप्लीट करता है सर्कुलर स्केल वाला, जैसे ऐसे चल रहा है ना सर्कुलर स्केल, ठीक है, मान लीजिए ऐसे स्टार्ट कर रहा है, जैसे मान लो ये मैक्सअप लिखा हुआ है तो यहाँ से इसने स्टार्ट किया और ये पूरा ऐसे रोटेट करके वापस से मैक्सअप यहाँ आ गया, इसको बोलेंगे एक पूरा सर्कुलर स्केल कंप्लीट हो गया, अपना रोटेशन कंप्लीट किया। अच्छा, जब वो रोटेशन रोटेट कर रहा है तो आगे भी मूव कर रहा है, दोनों काम कर रहा है, जैसे स्क्रू करता है, अरे स्क्रू हम टाइट करते हैं दीवार में तो स्क्रू गोल गोल भी घूमता है और आगे भी जाता है, तो ये वाला भी वही स्क्रू ही है एक तरह का। तो जब ये अपना पूरा एक कंप्लीट रोटेशन पूरा करता है, मतलब एक रोटेशन कंप्लीट करता है, तो आगे भी कुछ डिस्टेंस मूव करता है, तो आगे ये 1 मिलीमीटर के बराबर डिस्टेंस मूव करता है, 1 मिलीमीटर नहीं बल्कि 2 डिवीजन्स के बराबर, यानी यहाँ पे मान लेते हैं, ऐसे समझ लो, ये देखो अभी यहाँ पे है, देखो ध्यान से, अभी यहाँ पे है और इसका 10 ये यहाँ पे है ऊपर। अब वापस से 10 जब वापस आएगा, जब हम इसको रोटेट करेंगे, जब 10 वापस से ऊपर पहुँचेगा तो देखेंगे आगे कितना चला गया, ये कैलकुलेट कर लेंगे, एक बार छोड़ते हैं चला के, यार तो पीछे आने लग गया। अच्छा हाँ ठीक है, अरे फिर पीछे आ रहा है, अरे कुछ गड़बड़, ये यहाँ से करते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे है अभी, तो हम इसको रोटेट करा रहे हैं, ऊपर 15 है तो ये हमने रोटेट कराया, देखिए वापस से 15 ऊपर आ जाएगा तो एक कंप्लीट रोटेशन हो जाएगा। ये देखो आ गया 15 वापस से, तो कितना मूव कर गया, 2 के बीच की जो गैपिंग है, फिर से करें, अभी देखो कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये पूरे एक नहीं साफ कर, धो लो बाहर से, इसी टाइम पे इतना इंपॉर्टेंट है, उठा के ये नहीं साइड में रख देते, बाद में साफ करेंगे आराम से, ठीक है। अब फिर से मूव करा के देखते हैं, यहाँ पे 15 है और ये इस डिवीजन से और इस डिवीजन के बीच में ही मूव कर पाएगा ये पूरा एक सर्कुलर रोटेशन में, तो ये देखिए अगले डिवीजन तक पहुँच जाएगा जब तक 15 ऊपर आएगा, ये 15 आया ऊपर, ये आ गया, पहुंच गया अगले डिवीजन तक। तो एक कंप्लीट रोटेशन जब वो पूरा करता है तो आगे कितना मूव करता है, 2 डिवीजन के बीच में जितनी डिस्टेंस होगी मेन स्केल पे, तो यहाँ मेन स्केल पे डिवीजन छोटे बनाए तो उस हिसाब से मूव कर रहा है, क्लियर है इतनी बात। अच्छा, आगे जितना मूव करता है उसको पिच बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पिच। तो आगे कितना मूव करेगा, मेन स्केल पे जो डिवीजन बने हुए हैं वो सबसे छोटा डिवीजन एक मूव करेगा, जो भी सबसे छोटा बना हो, अगर 1 मिलीमीटर का सबसे छोटा बना है तो 1 मिलीमीटर मूव करेगा आगे, अगर उन्होंने 0.5 मिलीमीटर बना दिया है तो आगे कितना मूव करेगा, 0.5 मिलीमीटर मूव करेगा, क्लियर है इतनी बात। अच्छा, आगे का पता चल गया, उसको बोलते हैं पिच। उसी टाइम पे वो अपना एक रोटेशन भी तो पूरा कर रहा है, क्लियर है। तो जब एक पूरा कंप्लीट रोटेशन करेगा तब आगे चलेगा एक डिवीजन के बराबर, एक डिवीजन को लेट सपोज अभी 1 मिलीमीटर मान लेते हैं, इन जनरल 1 मिलीमीटर दिया हुआ जनरलाइज सेंस में, तो एक पूरे रोटेशन में 1 मिलीमीटर चल रहा है, आधे रोटेशन में कितना चलेगा, आधा मिलीमीटर चलेगा, सिंपल है। अच्छा, 1/4 रोटेशन में कितना चलेगा, 1/4 मिलीमीटर चलेगा, ठीक है। इसी तरह से 1/10 ऑफ अ मिलीमीटर, क्या 1/10 से छोटा चल सकता है, करण नहीं, खुद ही सोचो कि वो सबसे छोटा कितना चल सकता है। अभी हमने क्या किया, मान लेते हैं उसके ऊपर डिवीजन बने थे 50, कितने बने थे 50, तो वो जब पूरा एक रोटेट करता था तो अपने पूरे 50 डिवीजन रोटेट कर जाता था, है ना। अच्छा, आधा रोटेट करेगा तो अपने कितने डिवीजन रोटेट करेगा, 25, ठीक है। इसी तरह से 1/4 रोटेट करेगा तो कितने डिवीजन रोटेट करेगा, 12.5, अरे यही तो करेगा। तो 50 छोड़ के 100 ले लेते हैं, इवन नंबर ले लेते, इवन नंबर तो 50 भी था, ठीक है इवन नंबर तो 50 भी था, ठीक है, क्लियर है। तो वो 12.5 आ जाएगा, क्लियर है। इसी तरह से अगर हम बोले कि सबसे कम कितना चल सकता है, तो एक रोटेशन सर्कुलर वाले पे एक रोटेशन सबसे कम चलेगा, चल तो उससे भी कम सकता है, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कितना, एक रोटेशन सबसे छोटा कम कितना चलेगा वो, पर एक पूरा सर्किल मूव करता है तो 50 रोटेशन मूव कर जाता है, और अगर सबसे कम चलना है उसको तो कितना, हाँ
सबसे कम का मतलब हो गया कि आपका सिर्फ एक डिवीजन मूव करे, तो एक डिवीजन मूव करेगा तो हम बोलेंगे टोटल का कितना मूव किया, 1/50, यही तो बोलेंगे टोटल का 1/50। आधा होता था तो क्या बोलते थे, टोटल का 1/25, ठीक है, क्लियर है। 20/25/50 करते थे तो क्या था, हाफ मूव कर गया है, क्लियर है। अच्छा 10th अगर मूव कर गया पार्ट तो 10/50 लिखते थे, तो अगर 1 पार्ट मूव किया तो 1/50 लिखेंगे, टोटल मूव करेगा तो 50/50 लिखेंगे। अरे लिखेंगे नहीं लिखेंगे, 50/50 मतलब पूरा एक राउंड मूव कर गया है वो। तो सर्कुलर स्केल मेन स्केल पे जो आगे चल रहा है उसको तो हम एक पिच बोल रहे हैं, वो एक पूरा राउंड में। लेकिन सर्कुलर स्केल क्या एक राउंड से कम नहीं चल सकता, चल सकता है, और सबसे छोटा राउंड चल सकता है जितने उसके पास डिवीजन बने होंगे। 50 बने होंगे तो 1/50 सबसे छोटा है, 100 बने होंगे तो 1/100 सबसे छोटा है। तो वो सबसे छोटा डिवीजन कितना मूव कर सकता है वो उसका लीस्ट काउंट कहलाता है। किसका, सर्कुलर स्केल। मेन स्केल का लीस्ट काउंट तो पता है हमको, 1 मिलीमीटर जनरली होगा, बाकी वो चेंज करेंगे तो आधा मिलीमीटर कर देंगे, ठीक है। ये जितना भी करेंगे वो तो हम निकाल लेंगे, उसमें दिक्कत नहीं है हमें। दिक्कत कहाँ होती है, सर्कुलर स्केल का। जैसे वर्नियर स्केल का निकालने में दिक्कत हो रही थी वहाँ पे, सॉरी वर्नियर कैलिपर का निकालने में दिक्कत हो रही थी वहाँ पे। तो यहाँ स्क्रू गेज का जो आपका लीस्ट काउंट है वो स्क्रू सबसे छोटा कितना मूव करे, स्क्रू यही है ना जो स्क्रू की तरह मूव कर रहा है, तो स्क्रू सबसे छोटा कितना मूव कर सकता है, जितने डिवीजन बने होंगे उसमें का सबसे सिंगल डिवीजन। 100 बने हैं तो 1/100, 50 बने हैं तो 1/50, क्लियर है, बोलो समझ में आ रही बात, ठीक है। तो इसका इसमें भी लीस्ट काउंट का फॉर्मूला वही है, सेम फॉर्मूला लीस्ट काउंट का। क्या है लीस्ट काउंट का फॉर्मूला, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 1 मेन स्केल डिवीजन अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। सारे राउंड चलेगा तो 1 मिलीमीटर आगे मूव करेगा। अरे यार पूरा राउंड चलेगा, यानी 100 पार्ट्स बने हुए हैं उसके अंदर, 100 रोटेशन बने हुए हैं इस तरह से, ये जो डिवीजन बने 100 बने हैं मान लेते हैं, तो सारे मूव कर जाएंगे तो कितना चलेगा, 100 पार्ट्स जब मूव करेंगे उसके तो वो 1 मिलीमीटर चलेगा, और जब उसका सिर्फ 1 पार्ट मूव करेगा तो कितना चलेगा, 1 मिलीमीटर अपॉन 100। अरे वही तो फॉर्मूला, आप समझ में आया फॉर्मूला, ठीक, क्लियर हो गया। फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, आप समझा सकते हैं किसी को कि भाई 1 मिलीमीटर, वो पूछे 1 मिलीमीटर कब मूव करेगा, बोलेंगे पूरे सारे पार्ट मूव करें, यानी पूरा एक रोटेशन करे। पूरे 100 पार्ट मूव करने का मतलब है एक रोटेशन करे, तो तब ये 1 मिलीमीटर चलेगा। अच्छा सिर्फ एक पार्ट रोटेट करे अगर उसका, तो कितना चलेगा, 1/100, 1 मिलीमीटर का 100 पार्ट चलेगा। सिर्फ 1 मिलीमीटर के 100 टुकड़े करो तो सिर्फ एक टुकड़े के बराबर की डिस्टेंस आगे मूव कर पाएगा वो, ठीक है। तो ये आ गया आपका 1/, अब जितना भी दिया हो यहाँ पे 50 दिया है तो 1/50, 100 दिया है तो 1/, सॉरी, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ये हो गया लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट निकालना सीख गए, सब सीख गए समझ लीजिए। अब रीडिंग निकालना बहुत आसान है। नेक्स्ट आते हैं रीडिंग पे। अच्छा इसके नाम कुछ हैं जो सीख लीजिए, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, स्टड। यहाँ आके रुक जाएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट जो होगा इसके बीच में फंसाएंगे आप। ये क्या है, ये तो स्क्रू ही है, ठीक है, क्लियर है। ये जब आगे मूव करेगा तो ये भी आगे आता है, ठीक है। ये पूरा एक राउंड पूरा करेगा तो ये कितना आगे बढ़ेगा, एक डिवीजन। अरे जितना ये मेन स्केल पे चढ़ेगा उतना ही ये यहाँ से आगे निकलेगा, ठीक है। पूरा एक डिवीजन आगे चलेगा तो वो भी एक डिवीजन चलेगा। देखो चला के दिखा देते हैं, यहाँ पे है अभी 15 ऊपर है, वापस से एक 15 आएगा। इसकी डिस्टेंस, स्क्रू की डिस्टेंस देखना कितना आगे चलता है। अरे वो कहाँ है, ठीक है, स्क्रू की डिस्टेंस देखिएगा कितना चलेगा आगे। वापस से 15 ऊपर आने का वेट करिए, स्क्रू आगे बढ़ रहा है, ये आ गया, ये पूरा एक डिवीजन आगे चला गया, और देखो स्क्रू भी उतना ही आगे बढ़ गया। तो ये जितना आगे इधर इस पे चढ़ेगा, किस पे, मेन स्केल पे, उतना ही स्क्रू आगे मूव करेगा। तो सेम होता है, एक पिच के बराबर मूव करेगा, ये भी एक पिच के बराबर चलेगा। एक पिच कितनी होगी, मेन स्केल पे जो 2 डिवीजन है उनके बीच की लेंथ वो 1 मिलीमीटर जनरली रहती है, बाकी वेरी होगी क्वेश्चन में तो हम देख लेंगे। क्लियर है इतनी बात, हाँ, इसको एक पिच बोलते हैं। बाकी आपको पता है ये स्पिंडल होता है, इसको क्या बोलते हैं, स्पिंडल। किसको बोलते हैं स्पिंडल, ये जो मूव कर रहा है ये क्या है, स्पिंडल है। ये रैचेट होता है, जनरली आता है। रैचेट का वर्क बताइए क्या होता है, ये होता है रैचेट, ठीक है।
नाम से ज़्यादा वर्किंग पे ध्यान देना है हमें कि वर्किंग समझ में आनी चाहिए। रेचेट क्या होती है वर्किंग रेचेट की? ये हाँ, ये क्या बताया था हमने कि यहाँ पे हमने इसको लगा दिया लाके और ये आगे मूव करेगा, ठीक है। इसने मूव करना शुरू किया आगे, वो देखो आगे बढ़ रहा है और आगे आ गया। और इससे हमने पहले तो हम स्पिंडल से फिक्स करेंगे, क्या करेंगे, पहले तो स्पिंडल को आगे मूव करा के फिक्स करने की कोशिश करेंगे, फिर हो सकता है कुछ एयर गैप रह गया हो थोड़ा बहुत, तो उसको इंश्योर करता है ये रैचेट। रैचेट के अंदर अजीब सी आवाज़ आएगी, ठीक है, और वो इंश्योर कर देगा कि भाई अब बिल्कुल टाइट हो चुका है और ज़्यादा मत दबाओ, ख़राब हो जाएगा वरना। तो ये देखिए स्क्रू वही वाला पूरा सिस्टम बताया गया कि स्क्रू आगे मूव करता है और इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, ये इसके बीच में जो ग्रेजुएशंस बने हुए हैं, ये गैपिंग्स बनी हुई हैं, ये इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है यही पिच कहलाती है। क्या है ये? पिच है। यानी इतनी डिस्टेंस मूव कर गया तो एक पिच मूव किया उसने, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? ये पिच स्केल है, यानी वही आपका मेन स्केल है, यही स्क्रू है, दो स्क्रू के बीच की डिस्टेंस को ही हम पिच बोलते हैं, ठीक है। और या दो डिवीज़न मेन स्केल के बीच की दूरी भी वही होती है, पिच के बराबर होती है, ठीक है। ये सर्कुलर स्केल है जिसके ऊपर रोटेट कर रहा होगा, ये रैचेट हो गया, थिम्बल हो गया, ठीक है। और ये आपका स्टड है जहाँ पे आके बिल्कुल रुक जाएगा, फिक्स होता है ये, बाकी सब जनरल है, कुछ नहीं है। और पिच क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव थ्रेड्स, वही थ्रेड्स बोल रहा है, इसी को थ्रेड बोल रहा है। ये थ्रेडिंग बनी हुई है इस पर, ठीक है, तो ये थ्रेड। फिर क्या है और इसका क्या तरीका, और दूसरा और समझने का तरीका है, डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू ड्यू टू वन कंप्लीट रोटेशन, इसी को ये भी पिच है, ठीक है। एक पूरे कंप्लीट रोटेशन पे आगे कितना मूव कर जाएगा वो वन पिच है। मार्किंग ऑन द मेन इसके लिए भी वन पिच है। तो ये वन पिच, तीनों चीज़ें ही क्या हैं, ये वन पिच ही बता रही हैं आपको। नहीं तो वहाँ कहाँ लिखा हुआ है क्यों सेंटीमीटर स्केल है? अरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, हम वहाँ पे फिगर में थोड़ी ना सही वैल्यू निकाल रहे थे, हम तो कॉन्सेप्ट समझ रहे थे, नहीं समझे? वो क्वेश्चन हमारे लिए चैलेंज थोड़ी ना था कि इसमें आंसर निकाल के दिखाओ। वहाँ क्या था कि अब कैलकुलेट करने का तरीका क्या है आपका, वो तरीका थोड़ी ना गलत है, तरीका तो बिल्कुल सही है। स्केल जैसे दिया होगा वैसे हम लोग चेंज कर लेंगे, अभी हमें यहाँ क्वेश्चन करना ही है, ठीक है। लीस्ट काउंट समझ में आ गया। लीस्ट काउंट क्या है कि ये जो सर्कुलर स्केल है वो सबसे कम कितना रोटेट कर सकता है, तो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन जो होंगे उसमें एक डिवीजन जो है उतना रोटेट कर सकता है सबसे कम, ठीक है। सारे डिवीजन मिलकर 1 मिलीमीटर रोटेट करते हैं, तो इस तरह से आपका एक डिवीजन कितना करेगा, 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। अब लीस्ट काउंट का फॉर्मूला देखिए है पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। पिच आपका वही होता है MSD, ठीक है, मेन स्केल डिवीजन, तो सेम चीज़ है। अब यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है, स्क्रू मूव्स बाय 1 मिलीमीटर इन 1 रोटेशन, ध्यान रखना। टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन 100 है, तो LC क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन 100, यानी कितना हो गया 0.01 किसमें, मिलीमीटर में। फिर नेक्स्ट देखिए, इफ स्क्रू मूव्स बाय 1 मिलीमीटर इन 2 रोटेशन, तो एक रोटेशन में कितना चलेगा, 1 मिलीमीटर चल रहा है 2 रोटेशन में, 2 रोटेशन, एक रोटेशन में कितना चलेगा 0.5 मिलीमीटर, ठीक है। तो पिच तो वही कहलाएगी। अरे 2 रोटेशन देखिए, ये 1 मिलीमीटर क्या बोल रहा है, स्क्रू मूव्स बाय 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर आगे तब जाता है जब हम 2 बार रोटेट करते हैं पूरा। तो एक बार रोटेट करेंगे पूरा तो कितना आगे जाएगा, आधा मिलीमीटर आगे जाएगा, ठीक है, क्लियर है। और जितना आगे जाता है वही पिच होती है। तो इस क्वेश्चन में पिच कितनी है पहले ये बताइए इस, हाँ, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। पिच हो जाएगी आपकी कि 1 रोटेशन में चली गई डिस्टेंस, ठीक है, तो हो जाएगी 0.5 मिलीमीटर। तो ऊपर हम किसको रखेंगे, पिच को रखेंगे, तो हो जाएगी 0.5 डिवाइडेड बाय कितने डिवीजन है 50, तो ये कितना आ गया, ये देखिए आंसर वही आ रहा है 0.01। तो क्वेश्चन घुमा के कैसे पूछ सकता है वो, उसीलिए यहाँ पे प्रैक्टिस कराई जा रही है कि ऐसा दे दे, मान लो अब फंस गए हम, लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पिच निकालो पहले, ठीक है। अब आते हैं 1 मिलीमीटर इन 2 रोटेशन, तो फिर अगेन पिच यहाँ कितनी है, सबसे पहले पिच 0.5, तो रख दीजिए ऊपर 0.5 डिवाइडेड बाई 500, तो यहाँ से कितना आएगा, हाँ यहाँ चेंज हो जाएगा थोड़ा, 0.001 मिलीमीटर। आ गया समझ में, बोलिए, चलें आगे।
ठीक है, ये हो गई आपकी टोटल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। ठीक है, ऐसे निकालेंगे हम। अब आते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा है स्टॉप वॉच हैज़ 10 डिवीजन ग्रेजुएटेड बिटवीन 0 and 5 सेकेंड मार्क्स, व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट। कल पूछ लिया उसने सिर्फ ये चेक करने के लिए कि क्या आपको लीस्ट काउंट के बारे में कोई आइडिया है। जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था, लीस्ट काउंट जब समझा रहे थे कि भाई मेन स्केल में सबसे छोटा डिवीजन 1 मिलीमीटर का होता है, तो वो उसका लीस्ट काउंट बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे उसने आपसे नॉलेज चेक करने के लिए पूछ लिया कि बताइए स्टॉप वॉच में 0 से 5 के बीच में 10 डिवीजन हमने किए हैं, तो बताओ स्टॉप वॉच सबसे छोटा टाइम कितना मेजर कर सकती है। 1 सेकंड का नहीं है, 1 सेकंड का तो तब करती जब 5 ही डिवीजन होते। 10 डिवीजन है, इसका मतलब आधा सेकंड सबसे छोटा मेजर कर सकती है। हाँ ठीक है, उसके लिए तो फिर वो सैकड़ों उसने डिवीजन बनाए हो बीच में, तब जाके बनेगा उतना। इतनी प्रिसाइज नहीं है वॉच ये। तो इस हैं, हाँ तो ये तो दिमाग से आ रहा है और कहाँ से आ रहा है। तो ये आप ऐसे समझिए कि ये मान लेते हैं ये है 0 और ये कितना है 5 सेकेंड। तो अगर हम 5 डिवीजन करते, 1 2 3 4 और ये 5 पहुँच गया ना 5 पे, तो अगर हम 5 डिवीजन करते तो हर एक का ये आता 1 सेकेंड, ये आता 2 सेकेंड, ये आता 3 सेकेंड, ये 4 सेकेंड और 5 सेकेंड। हमने डिवीजन कितने कर दिए 10। ये अब बताइए ये कितना आएगा 0.5 सेकेंड, ये आएगा 1.5 सेकेंड, ये आएगा 2.5 सेकेंड, 3.5, ये 4.5। आगे बात समझ में। तो अब बताओ सबसे छोटा कितना मेजर कर सकती है 0.5 सेकेंड। अब आगे बात समझ में। हाँ 0.5, बस आंसर आ गया। नेक्स्ट चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। माइक्रोस्कोप इज प्रोवाइडेड विद द मेन स्केल ग्रेजुएटेड विद 20 डिविजन्स इन 1 सेंटीमीटर एंड अ वर्नियर स्केल विद 50 डिवीजन ऑन इट ऑफ लेंथ सेम एज ऑफ 49 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। दोनों क्वेश्चन को मर्ज कर दिया उसने एक में। ठीक है, फाइंड द लीस्ट काउंट ऑफ द माइक्रोस्कोप। क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, हाँ आराम से पढ़ो, पहले बोल क्या रहा है पहले ये समझ में तो आए। आ गया समझ में। क्या करना है बता दो पहले, करना क्या है। फॉर्मूला लगाना शुरू कर दिया होगा तुमने, दिमाग तो लगाओगे नहीं। माइक्रोस्कोप आपको दे दिया है सबसे पहले, और उसमें भी मेन स्केल के बारे में बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है, उसका मेन स्केल कैसे ग्रेजुएटेड है, यानी कितना मेन स्केल में आपके 20 डिवीजन्स हैं इन 1 सेंटीमीटर। मेन स्केल में 20 डिवीजन्स हैं, तो लीस्ट काउंट कितना हो गया है देखा जाए मेन स्केल का। लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल कितना है 1 मिलीमीटर नहीं है, क्या है, यह स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल बोलते हैं। अच्छा ऐसे याद रखेंगे सही रहेगा। स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल कितना है 1 सेंटीमीटर को आपने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया 20, तो आ गया 0.5 मिलीमीटर, जो नॉर्मली रहता था 1 मिलीमीटर। ठीक है, तो आप ओरली भी निकाल सकते थे। अब ये हो गया 0.5 मिलीमीटर हो गया। अब बोल रहा है कि आगे रिलेशन दिया है वर्नियर स्केल का 50 डिवीजन्स ऑन, क्या बोल रहा है, वर्नियर स्केल में 50 डिवीजन्स हैं ऑन इट ऑफ लेंथ सेम एज ऑफ 49, यानी 49 से कोइंसाइड कर रहे हैं 50। सिंपल है। तो फाइंड द लीस्ट काउंट ऑफ द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप तो ये भी एक तरह का, ठीक है, तो अब सिंपल है, यहाँ पे बस इतना ही चेंज था। तो आपको पता है वर्नियर स्केल कितने दे रखे हैं टोटल वर्नियर स्केल डिवीजन कितने हैं 50, 49 नहीं, 49 तो मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहे हैं। तो ये आपकी अब लीस्ट काउंट आ गया। लीस्ट काउंट निकालने का वही तरीका आपके पास 1 MSD डिवाइडेड बाई टोटल VSD। तो 1 MSD है 0.5, टोटल VSD है 50, तो ये कितना आ जाएगा 0.0
1 मिलीमीटर। ठीक, तो क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट किया उन्होंने, ये वर्नियर में ही डालना चाहिए था क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे आ गया। माइक्रोस्कोप वर्ड वर्नियर के लिए भी यूज़ हो जाता है। ठीक है, माइक्रोस्कोप, उसको माइक्रोमीटर बोल देते हैं, क्या नाम, स्क्रू गेज को, ध्यान रखिएगा। द पिच ऑफ अ स्क्रू गेज इज 0.5 मिलीमीटर एंड हेड स्केल इज डिवाइडेड इन 100 पार्ट। हेड स्केल का मतलब होता है सर्कुलर स्केल, हेड पे जो रहता है ऊपर रहेगा टॉप पे। व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज? कितना आसान क्वेश्चन है बताओ। पिच भी दे रखी है आपको, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? पिच अपॉन टोटल CSD, तो सर्कुलर स्केल डिवीजन। पिच कितना? टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन कितने? 100। कितना आंसर आ जाएगा? 0. ये 2 0 और फिट करो इसके अंदर। ठीक है, मिलीमीटर। हाँ, नेक्स्ट, द थिम्बल ऑफ अ स्क्रू गेज हैज 50 डिविजन्स एंड स्पिंडल एडवांसेस। थिम्बल मतलब मेन स्केल, क्या? ठीक है, मेन स्केल की बात कर रहा है? नहीं, सर्कुलर स्केल। ठीक है, सर्कुलर स्केल। स्पिंडल तो वो बोलता रहा है, वो आगे एडवांस कर रहा है उसी का। तो ये हो गया थिम्बल यानी सर्कुलर स्केल डिवीजन दे दिए आपको, कितने हैं? 50। स्पिंडल आगे एडवांस कर रहा है कितना? 1 मिलीमीटर। ठीक है, कब? जब स्क्रू कितना मूव कर रहा है? 1 रेवोल्यूशन नहीं, तो 1 रेवोल्यूशन तो दिया नहीं है, 2 रेवोल्यूशन में इतना आगे जा रहा है। तो सिंस 2 रेवोल्यूशंस जो हैं वो कितना एडवांसमेंट दे रहे हैं? 1 मिलीमीटर का, तो 1 रेवोल्यूशन कितना देगा? 0.5 मिलीमीटर। ठीक है, अब आगे क्या है? व्हाट इज़ द पिच? पिच निकाल लिया आपने, दिस इज पिच। नेक्स्ट है, ये पहला हो गया। सेकंड में व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट? कितना आसान है, लीस्ट काउंट होता है पिच अपॉन, हाँ, टोटल CSD। हाँ, 50, तो ये 0.001 मिलीमीटर। हाँ, आज वो नहीं आया मुइज़, है ना? मुइज़ गायब है ना आज। नेक्स्ट क्या है इसमें देखो, पिच ऑफ अ स्क्रू गेज इज 1 मिलीमीटर एंड इट सर्कुलर स्केल हैज़ 10 डिविजन्स। ये खुद से ट्राई करना है आपको, 2 मिनट बहुत है हमको लग रहा है इसके लिए। देख लेते हैं, पिच ऑफ अ स्क्रू गेज, पिच दे दी, बताओ यहाँ पे बचा क्या क्वेश्चन में? सर्कुलर स्केल डिवीजन दे दी 100, तो मजाक कर दिया उसने। लीस्ट काउंट होता है आपका पिच अपॉन, हाँ, और देखो इस एग्ज़ाम में नंबर तब मिलेंगे जब आप पूरे फॉर्मेट में लिखेंगे उसको स्टेप बाय स्टेप, ना डायरेक्ट आंसर निकाल दिया आपने जैसे इन्होंने निकाला भाई साहब ने। 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, आधा नंबर देते हुए डरेगा टीचर, उसके हाथ कांपेंगे कि ये क्या दे दिया इसने। समझ गए? इसीलिए मैं बार बार उसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ बार बार, ताकि आपको ये लगे कि हमें करना ऐसे ही है। हाँ, 0.01 क्या मिलीमीटर। नेक्स्ट, पहला तो ये आ गया। सेकंड, डायमीटर मतलब रीडिंग। ठीक है, तो रीडिंग होती है MSR प्लस CSR। तो MSR कितना दिया हुआ है? ये लिखा हुआ है मेन स्केल रीड्स 2 मिलीमीटर, प्लस CSR में 2 चीज़ें होती है, LC इंटू CD, तो 2 मिलीमीटर प्लस LC कितना निकाला हमने? 45 आपका है कोइंसाइडिंग डिवीजन, तो आ गया 2 पॉइंट। जयेश भाई आपका गलत आया है। नहीं सर, वो सही कर लिया मैंने पास। सही क्या कर लिया? 1 0 और बढ़ाए बैठे थे वहाँ, और मिलीमीटर में आंसर लिखा हुआ था, मैंने बार बार पूछा भी। करने से पहले सही कर लिया, जब आपने कान खींचे तो बदल क्या कर दिया वो 1 0 बढ़ा। ठीक है, तो इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 0 एरर, बहुत आसान। ठीक है, देखो 0 एरर इसमें क्या होता है, बिल्कुल ही परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये है नो 0 एरर की कंडीशन। ठीक, कोई 0 एरर नहीं है, दोनों के 0 कोइंसाइड कर रहे हैं आपस में। अब अगर ये इसका 0 किसका? सर्कुलर स्केल का,
सर्कुलर स्केल का ज़ीरो अगर नीचे है मेन स्केल के ज़ीरो से, ये मेन स्केल का ज़ीरो है, अगर सर्कुलर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो से नीचे है तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पॉजिटिव ज़ीरो एरर। कैलकुलेट कैसे करेंगे? कैलकुलेट, हाँ तो वही नहीं अरे आप कैलकुलेट कैसे करेंगे? ज़ीरो एरर कैलकुलेट करना है, तुम तो करेक्ट रीडिंग कैलकुलेट कर रहे हो, तो ज़ीरो एरर कैसे निकालेंगे? वही MSR प्लस CSR से, ठीक है। जैसे यहाँ पे कैलकुलेट करना हो अगर अभी हमें कि कितना है, तो MSR कितना है? MSR हम क्या देखते हैं? CSR से कितना ऊपर है कौन सा डिवीजन CSR के ऊपर, तो ज़ीरो ही आ रहा है। देखो मेन स्केल का तो ज़ीरो ही दिख रहा है आपको, कुछ और दिख नहीं रहा है। प्लस यहाँ बताइए लीस्ट काउंट इंटू CD। अच्छा लीस्ट काउंट मान लेते हैं 0.01 ही है, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं 0.01 है लीस्ट काउंट इसका, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये 0.01 और कोइंसाइडिंग डिवीजन में ही मेन चीज़ है कौन सा लेंगे हम। तो कोइंसाइडिंग डिवीजन कौन सा है? अरे ये वाला कोइंसाइड कर रहा है, 0 के बाद 1, ये 2, तो 2 है, तो इसमें ज़ीरो एरर है 0.02 का। क्लियर है? अब आते हैं नेगेटिव पे। नेगेटिव में क्या होता है? इसमें आपका ऊपर होगा, वैसे तो उल्टा है यहाँ पे समझना, ऊपर होना चाहिए तो पॉजिटिव होता, जैसे आगे को पॉजिटिव लिया था पीछे को नेगेटिव लिया था वर्नियर में, लेकिन यहाँ थोड़ा सा उल्टा है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये ऊपर चला गया है सर्कुलर स्केल वाला 0। अच्छा कैसे कैलकुलेट करेंगे? तरीका वही है कैलकुलेट करने का हमारे पास, MSR प्लस CSR। अब देखो ज़ीरो एरर क्या है? MSR प्लस CSR, ठीक। MSR ये लोग बोल रहे हैं कि 0 हो जाएगा, क्योंकि इससे जस्ट पहले हमको वही मिल रहा है और सामने ही मिल रहा है 0, क्योंकि इसकी कोई और रीडिंग नहीं दिख रही है, अगर इधर चलेंगे तब दिखेंगी। फिर CSR, अब CSR में दो चीज़ें होती हैं, लीस्ट काउंट होता है और कोइंसाइडिंग डिवीजन होता है। अभी नहीं पता क्या होगा, प्लस है माइनस है, लीस्ट काउंट तो पता है 0.01 एग्जाम्पल के लिए। कोइंसाइडिंग डिवीजन, कोइंसाइडिंग डिवीजन कैसे लेंगे? कैसे लेंगे कोइंसाइडिंग डिवीजन? देखो ध्यान से, हाँ -5, देखो ध्यान से, ये 45th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, 45th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। अब 45th डिवीजन को यहाँ रख देंगे खाली, क्या नहीं, क्या करेंगे? 0 से नीचे की तरफ आ जाओ चल के, ठीक है। नहीं तो हम लोग करते क्या है एक्चुअली में, टोटल डिवीजन से 45th को माइनस किया जाता है और यहाँ ज़बरदस्ती का क्या लगा दिया जाता है? माइनस। यही होता है प्रोसीजर, हाँ। तो ये जो हमें कैसे करना है, हम ऐसे नहीं करेंगे, क्यों माइनस करें हम 50 से, कोई लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। खाली अभी समझ लेने के लिए, बाकी जेई में पूरा टॉपिक आता है, वहाँ दिक्कत हो जाएगी, जेई या नीट में जो भी देना है अगर, तो वहाँ हम देखिए ये 0 से नीचे चलेंगे, 0 से नीचे वापस चलेंगे तो -1 आएगा, -2, -3 ऐसे नीचे चलेंगे। तो ये पहला डिवीजन -1 वाला है, दूसरा -2 वाला है, तीसरा -3 वाला है, ये -4 वाला है और ये -5 वाला है, ठीक है। तो ये जो डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है वो ऊपर से नीचे चलने पर आ रहा है -5 नंबर पे, तो हम सीधे -5 लिखेंगे, हमको 45th या 450 -45th ये सब नहीं करना है। क्लियर है इतनी बात? बोलो, हाँ। ये हो जाएगा 0.01 इंटू -5, तो फाइनली आपके पास ज़ीरो एरर आ गया -0.05, ठीक है। तो नेगेटिव यहाँ पे अपने आप आ जाएगा। आप क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, ये भी खत्म, 2-3 क्वेश्चन के बाद। स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट दिया 0.01 और वो क्या मेजर करने के लिए? डायमीटर ऑफ अ वायर, ठीक है। रीडिंग ऑफ द ऑन द स्लीव इज फाउंड टू बी 1 मिलीमीटर। ये जो स्लीव है ना, ये किसकी बात कर रहा है? हाँ, स्लीव की बात हो रही है, ये है मेन स्केल, ठीक है, मेन स्केल की बात हो रही है। तो ये पिच है एक तरह से, समझिए आप, आपकी स्लीव की रीडिंग जो बात कर रहा है वो। चलो अच्छा पढ़ो, ये मेन स्केल रीडिंग मान लो इसको अभी के लिए। एंड द रीडिंग ऑन द थिम्बल इज फाउंड टू बी 27 डिवीजन। मेन स्केल की रीडिंग आपको पता चल गई, और थिम्बल का मतलब सर्कुलर स्केल, ठीक है। सर्कुलर स्केल में 27 डिवीजन की रीडिंग मिली, यानी 27 डिवीजन कॉन्साइड कर रहा होगा, सिंपल है। तो आपसे क्या पूछ रहा है? डायमीटर ऑफ द वायर, मतलब रीडिंग निकालनी है। क्या निकालनी है? पहले तो रीडिंग विच इज़ इक्वल टू MSR प्लस CSR। अच्छा MSR कितना है? 1 मिलीमीटर मान लेते हैं, प्लस CSR होता है लीस्ट काउंट इंटू कोइंसाइडिंग डिवीजन। लीस्ट काउंट पता है? दे रखा है, हाँ। ये क्वेश्चन में बचा क्या फिर?
ठीक है 27, ये आ गया 1.27 मिलीमीटर। इफ़ द, अब जिनको नहीं आता उनके लिए तो इफ़ द ज़ीरो एरर भी दे दिया उसने, करेक्ट रीडिंग। तो करेक्ट रीडिंग क्या होती है? ऑब्जर्व रीडिंग, ठीक है। प्लस साइन लगाए तो पॉजिटिव होना चाहिए। जीरो मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, 0.05 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मिलीमीटर में 0.05 मिलीमीटर, आंसर आ जाएगा 1.22 मिलीमीटर। ये भी सेलिना का ही क्वेश्चन है, ठीक है। चलो ये वाला खुद से ट्राई करो। देखिए, स्क्रू गेज हैज़ 50 डिविजन्स ऑन इट्स सर्कुलर स्केल एंड इट्स स्क्रू मूव्स बाय 1 मिलीमीटर ऑन टर्निंग इट बाय 2 रोटेशंस। तो 1 रोटेशन सबसे पहले निकाल लीजिए, ठीक है। पिच निकाल लेते हैं, यानी कि पिच होती है, ठीक है, पिच होती है आपकी डिस्टेंस मूव्ड। ऐसे ही लिखना पड़ेगा एग्जाम में। ये कोई स्ट्रिक्ट मार्किंग नहीं होती है, नॉर्मल मार्किंग है ये। स्ट्रिक्ट में तुम लोग के नंबर ही नहीं आएंगे, माइनस एन एस में आएंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा ये? 50 डिविजन्स हैं और 1 मिलीमीटर मूव करता है तो 1/2 मिलीमीटर, ठीक है। ये हो गई पिच। व्हेन द फ्लैट एंड ऑफ द स्क्रू इज इन कॉन्टैक्ट विद द स्टड, ठीक है। अब ये सब बताने की क्या जरूरत थी? द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल लाइज बिलो द बेस लाइन। अच्छा हाँ, ठीक है, पूरी तरह से अगर बंद है वो तो नीचे यानी पॉजिटिव जीरो एरर है, ठीक है। बेस लाइन एंड द 4th डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल इज इन लाइन विद द बेस लाइन। तो यहाँ पे जीरो एरर कैलकुलेट करने का तरीका बता रहे हैं, वो कैलकुलेट कर लीजिए। उससे पहले लीस्ट काउंट बोले निकालिए, तो पहले लीस्ट काउंट निकाल लेते हैं। लीस्ट काउंट होता है पिच अपॉन, ठीक है, टोटल CSD, ठीक है, CSR नहीं। पिच कितना है? 0.5 डिवाइडेड बाई टोटल है 50, तो वही आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर। तो सेकंड वाला भी लग गया, फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड में है ज़ीरो एरर ऑफ द स्क्रू गेज। तो ज़ीरो एरर आपका निकलता है वही MSR प्लस CSR। अच्छा, MSR तो इसमें ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, प्लस CSR में क्या होता है? लीस्ट काउंट इंटू कोइंसाइडिंग डिवीजन। तो ये आ जाएगा LC हमने निकाला था अभी 0.01, कोइंसाइडिंग डिवीजन है 4th, ठीक है। तो आंसर आ गया 0.04। नहीं तो आंसर सही होगा। आंसर सही होने के नंबर मिलते हैं अलग अलग टुकड़ों में तोड़ के। ये 3 नंबर का क्वेश्चन होता है तो 1 नंबर मान लो उन्होंने ऊपर का फ्रेमवर्क लिखने के लिए, 1 नंबर बीच में सोल्यूशन सही से किया, 1 नंबर फाइनल आंसर के लिए। तो 3 नंबर के क्वेश्चन में 1 नंबर पक्का मिलेगा तुमको, हम बता रहे हैं। बाद में जरूर पूछना उनसे जाके, वर्किंग के नंबर होते हैं तो बचा वो भी काट लेंगे, वो एक जो दिया होगा। फिगर बिलो शोज द रीडिंग ऑब्टेन्ड वाइल मेजरिंग द डायमीटर। अब ये फिगर से पूछ रहा है क्वेश्चन, देखिए, डायमीटर ऑफ अ वायर विद अ स्क्रू गेज। द स्क्रू गेज एडवांसेस बाय 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल व्हेन सर्कुलर हेड इज रोटेटेड वंस। यानी पूरा एक रोटेशन के बाद स्क्रू गेज कितना चल रहा है? 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल। तो हमको पता है, ये तो नॉलेज हमें पता है पहले से, पिच बोलते हैं उसको। पिच ऑफ द स्क्रू गेज निकालिए, क्योंकि हाँ ये देखिए यहाँ पे एक डिवीजन आगे चल रहा है तो वो डिवीजन ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिलीमीटर में दे रखा है, तो इसका मतलब पिच आपकी आ जाएगी यहाँ से। हाँ, पिच आगे पूरा लिखिएगा। पिच क्या होती है? 1 कंप्लीट, या डिस्टेंस मूव्ड पूरा लिखना, ठीक है। हाँ, डिस्टेंस मूव्ड थ्रू 1 कंप्लीट रोटेशन। ऐसी खराब राइटिंग में मत लिखना, ठीक है। दूसरा, लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज। लीस्ट काउंट क्या होता है हमें पता है, वो होता है पिच अपॉन टोटल CSD। अच्छा, CSD मत लिखना वहाँ, पूरा लिखना सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो चला किसी के यहाँ स्ट्रिक्ट मार्किंग होती है तो इसी पे सोचेंगे कि ये क्या लिखा है, काट लिया नंबर से। जनरली नहीं काटना चाहिए, चलता है इतना शॉर्टकट।
तो पिच क्या है 1 मिलीमीटर है आपका, ठीक है, यहाँ पे आगे 1 मिलीमीटर था ये, डिवाइडेड बाई टोटल डिवीजन दिए हुए हैं, 50 सर देखिए दिख रहा है। हाँ 50 है, ये तो 40 दिख रहा है आपको तो ऊपर से, तो आ जाएगा आंसर 0.02 मिलीमीटर, ठीक है। डायमीटर यानी रीडिंग पूछ रहा है, बताओ भैया रीडिंग आएगी MSR प्लस CSR। MSR कितना है दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, 0 है, 1 2 3 4 मिलीमीटर प्लस CSR में लीस्ट काउंट, पहले तो लीस्ट काउंट कितना है 0.02 है मिली, मल्टीप्लाइड बाई CSR कितना, कौन सा डिवीजन, 45, 46, 47, ठीक है। तो ये डायमीटर जो है आपका, ये 0 एरर निकाल रहा होगा, नहीं 0.94, ठीक है, तो ये आएगा 4.94। क्लियर है, आसान है। चलिए ये खुद से करिए। ठीक, देखिए कह रहा था स्क्रू गेज हैज़ अ पिच इक्वल टू 0.5 मिलीमीटर, व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन इट्स हेड सो एज टू रीड करेक्ट अप टू 0.001 मिलीमीटर विद इट्स हेल्प। कैसे करेंगे? तो LC का फॉर्मूला क्या होता है? पिच अपॉन, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा था, टोटल CSD पूछ रहा था, और ये आपको LC दे दिया था, यानी क्वेश्चन 10-15 सेकंड का था खाली, देखा जाए तो पिच अपॉन LC हो जाएगा, ये पिच है आपका 0.5 अपॉन 1001, ये हटेगा तो 2 0 तो आ ही जाएंगे, ये भी हट गया तो 500 आ गया। बहुत छोटा था। फाइनली सिंपल पेंडुलम क्या होता है, यही होता है जो बना है, ठीक है। समझ लेते हैं कि ठीक है, इसको बोलते हैं बॉब। क्या बोलते हैं? बॉब, ठीक है। इसका कुछ मास होता होगा, M मास, ठीक है। बॉब क्या कह रहा है? बॉब, ये ब्रेन ऑफ बॉल है। ठीक। अब मान लीजिए आपने यहाँ से इसको धक्का लगाया, ठीक है, ये अपनी मीन पोजीशन पे है अभी। कहाँ है? मीन पोजीशन पे। तो यहाँ से हमने इसको पुश किया, और पुश किया तो ये इस तरह से थोड़ा दूर आ गया, ठीक है। और इसने यहाँ से पहली वाली ये हाइट थी इसकी, इससे थोड़ा ऊपर हाइट भी कवर कर ली इसने, ऊपर आ गया ना, कुछ लेंथ मान लेते हैं, L लेंथ ऊपर चढ़ गया, L हाइट, लेंथ नहीं हाइट मान लेते हैं, कुछ हाइट ऊपर चला गया होगा, ठीक है। अब जब ये इसको आप फोर्स लगाते हैं तो इसकी वेलोसिटी चेंज होती है, यानी 0 पे था, पहले वेलोसिटी 0 थी, फिर आपने फोर्स लगाया तो इसको कोई वेलोसिटी मिल गई, और उस वेलोसिटी से आगे मूव करा। अगर वेलोसिटी मिल गई तो मतलब एनर्जी मिल गई। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक, हाफ mv²। अब इस एनर्जी से ये आगे मूव कर रहा है, जैसे जैसे ये हाइट गेन कर रहा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट होती है, और फाइनली जब ये एक्सट्रीम पे पहुंचता है, यानी यहाँ ये वाले एंड पे पहुंचता है, दूसरे एंड पे, इसको एक्सट्रीम एंड बोलते हैं, यानी जितना दूर ये जा सकता है मीन से, तो मैक्सिमम दूरी जो मीन से जा सकता है वो एक्सट्रीम है। तो वहाँ तक जैसे पहुँचेगा पूरी की पूरी काइनेटिक कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल में। तो यहाँ पहुँचते पहुँचते काइनेटिक हो गई 0 फाइनली, और पोटेंशियल हो गई मैक्सिमम, और वो काइनेटिक के बराबर ही होगी, मैं वैल्यू जो भी होगी उसकी 100 जूल होगी, 50 जूल होगी, जो भी आएगी निकल के, तो ये आपकी मैक्सिमम हो जाती है। यहाँ पे काइनेटिक मैक्सिमम है आपकी, ठीक। अब ये वापस उधर से फिर वापस आना शुरू करेगा, तो फिर से इंटर कन्वर्जन होगा पोटेंशियल, क्योंकि मोशन के लिए तो काइनेटिक चाहिए, वेलोसिटी चाहिए ना, ठीक है। तो अब वो पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, और यहाँ आते आते सारी पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट, तो यहाँ आते आते पोटेंशियल हो जाएगी 0, क्योंकि हाइट भी 0 हो चुकी है, और वापस से अब वो इधर जाने की कोशिश करेगा, दूसरी साइड मूव करेगा ये, ठीक है, यहाँ आएगा ये। तो यहाँ पर भी, यहाँ फिर दूसरा एक्सट्रीम होगा ये, और यहाँ पर पहुँचते ही यहाँ से ऊपर फिर से पोटेंशियल क्या हो जाएगी?
मैक्सिमम और काइनेटिक हो जाएगी 0 या मिनिमम बोल दीजिए। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताइए जब मीन पोजीशन पे होता है तो कौन सी एनर्जी मैक्सिमम होती है, तो काइनेटिक। एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है तो कौन सी मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल। ये याद रहेगा, ठीक है। ये एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाएगा। दूसरा बोलते हैं कि ये जो रॉड यहाँ पे जो लेंथ है इसकी थ्रेड की, ये थ्रेड है पूरा, तो इस थ्रेड की लेंथ जो होती है उसमें इफेक्टिव लेंथ का कॉन्सेप्ट आता है। इफेक्टिव लेंथ का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आप यहाँ से इसको फेविकोल से चिपका तो देंगे नहीं, है ना, क्या करेंगे, कोई हुक लेंगे, हुक से ही तो बांधेंगे। तो यहाँ से आपने ये हुक, इस तरह का हुक लिया और इस हुक में इसको बांध दिया, तो एक्चुअली में जो लेंथ है रॉड की वो यहाँ से मेजर नहीं की जाएगी। हुक की लेंथ थोड़ी ना लेंगे हम, लेंथ कौन सी होगी, यहाँ से हुक से, और वो भी ठीक है कहाँ तक, हाँ यहाँ तक की ये, ठीक है। तो ये वाली लेंथ यहाँ से स्टार्ट होके और यहाँ तक की आती है, ये रेड वाली नहीं, हटाओ इसको, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ। टोटल लेंथ ये है पूरी, यहाँ से स्टार्ट होके और ये यहाँ तक आए, ये पूरी क्या है, टोटल लेंथ मान लीजिए आप, ठीक है। लेकिन हमें इफेक्टिव लेंथ से मतलब है, तो ये इफेक्टिव लेंथ जो होती है यहाँ ये हुक से स्टार्ट होके और मिड पॉइंट ऑफ द बॉब तक होती है, यहाँ बनी हुई है आपकी, ठीक है। ये इसको बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ, जो कि टोटल लेंथ से छोटी होगी। क्लियर है इतनी बात, बोलो। पेंडुलम जो हमें घड़ी में, ये सिंपल पेंडुलम पढ़ रहे हैं हम लोग, जो घड़ियों में पेंडुलम देखते हैं आप लोग, वो कंपाउंड पेंडुलम होता है। कंपाउंड हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है। सर वो कुछ हाँ थोड़ा सा मतलब सर कोई भी तरीके से पूछ सकता हूँ क्या हो सकता है, सर, रैंडम मोशन रहता है। हाँ ठीक है। देखो ध्यान से, अब इसमें कुछ टर्म दिए हुए हैं, उन टर्म को समझाते हैं आपको, उसके लिए पीछे चलते हैं, ठीक है। यहाँ आ जाते हैं काली स्क्रीन पे, देखो ध्यान से, ये आपका पेंडुलम था, ध्यान से देखिएगा, एक बार समझ जाएंगे कभी नहीं भूलेंगे, और ये साउंड में भी काम आएगा हमको, ठीक है। अब देखिए, इस यहाँ से आपने लगाया फोर्स इसके ऊपर, ठीक, ये मीन पोजीशन पे था अपनी, मीन पोजीशन से ये अब कहाँ चला गया, एक्सट्रीम पे गया। जब आपने फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाया तो हमने एनर्जी दी ना इसको, इसके पास कौन सी एनर्जी, यहाँ काइनेटिक मैक्सिमम है, और यहाँ पोटेंशियल 0 है या मिनिमम लिख देते हैं, ठीक है। अब ये ऊपर गया और यहाँ जाते जाते एक्सट्रीम पोजीशन पे इसकी पोटेंशियल क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई, और काइनेटिक मिनिमम हो गई। अब ये फिर वापस आएगा, बोलो, अभी तो ये गया, ये जाने वाला, और फिर ये आएगा वापस, ठीक है। वापस आएगा, वापस आने पर यहाँ रुकेगा नहीं, क्योंकि यहाँ काइनेटिक मैक्सिमम होगी इसकी। जब वापस आ रहा होगा तो इनर्शिया ऑफ मोशन होगा उसके अंदर, ठीक है, वो उसको रुकने नहीं देगा, पता है ना, इनर्शिया ऑफ मोशन रुकने नहीं। तो अब ये दूसरी साइड निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका हमने ये हाइट बना देते हैं, अलग अलग है, तो दूसरी साइड निकल जाएगा, यहाँ से यहाँ पहुँचेगा ये दूसरी एक्सट्रीम पे, ठीक है। यहाँ अगेन वही सारा फिनोमिना होगा, पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाएगी और ऊपर नहीं जा पाएगा, काइनेटिक मिनिमम। अब फिर ये वापस आएगा, ये पहले यहाँ से यहाँ गया, ये पहुँचा था यहाँ, अब फिर यहाँ से वापस, ठीक है। अब यही फिनोमिना चलता रहेगा जब तक इनकी एनर्जी खर्च ना हो जाए सारी। हम लोग तो पैसे लेके घूमते रहते हैं जब मिलते हैं, अब तो खर्च करने हैं, वापस कब आते हैं, जब सब क्या हो गए, खर्च हो गए। तो ये भी वापस जब एनर्जी खर्च हो जाएगी इनकी तभी ये लौटेंगे, लेकिन हमको तो रुकना है कहीं, हम इसका वेट थोड़ी ना करेंगे तुम्हारी एनर्जी खर्च हो जाए। तो ये पहले ये इधर गया, फिर वापस आया, फिर इधर गया, फिर इधर वापस आया। तो एक बार जब ये कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर लेता है, यानी इधर जाना, फिर दूसरी तरफ जाना, फिर वापस वो यहाँ पे आना, रुकेगा नहीं वो, लेकिन हम रुक गए हैं समझने के लिए। तो ये जो इसने डिस्टेंस कवर की है, पहले इधर जाना फर्स्ट पार्ट, फिर वापस आना सेकंड पार्ट, फिर इधर जाना थर्ड पार्ट, और फाइनली वापस फिर आना फोर्थ पार्ट। ये 4 पार्ट में जो डिस्टेंस कवर हुई है, इसको, ये जो इसने मोशन किया, इसको बोलते हैं वन ऑसिलेशन। क्या बोलते हैं, वन कंप्लीट ऑसिलेशन, वन कंप्लीट ऑसिलेशन, ठीक है। तो ये वन कंप्लीट ऑसिलेशन कहलाएगा, 4 पार्ट में जो डिस्टेंस कवर हुई है, वन ऑसिलेशन, ठीक। 4 पार्ट में जो डिस्टेंस नहीं कवर हुई, मतलब जो इसने मोशन की है, वो मोशन कैसी है, ऑसिलेटरी मोशन है। कैसी मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन का मतलब होता है मीन से इधर जाना, फिर वापस आना, मीन पे रुकना नहीं, दूसरी तरफ चले जाना, फिर वापस मीन पे आना, ठीक है। तो पूरा एक सर्किल कवर कर लिया, इधर गए, फिर ऐसे घूम के इधर आए, और फिर वापस आ गए अपनी जगह। तो एक पूरा सर्किल। तो ये मोशन कैसी की उसने, सर्कुलर मोशन नहीं है, ये कैसी है, ऑसिलेटरी मोशन, अपनी मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, तो ये ऑसिलेटरी मोशन है। तो एक ऑसिलेशन कब कहलाएगा, जब ये 4 पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें जो डिस्टेंस कवर की है उसको बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं, वेवलेंथ, ठीक है। वेवलेंथ, ये 4 पार्ट में जो डिस्टेंस कवर की है, तो वेवलेंथ है डिस्टेंस कवर्ड
ड्यूरिंग वन ऑसिलेशन। क्या है? कुछ भी रटने जैसा है इसमें? इसके मुंह से भी यही निकलता रहेगा, इतने साल रटे हैं इसने। अब दूसरा आता है कि इस डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम लगा उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड के लिए क्या बोलेंगे? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। टाइम पीरियड होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एक सेकेंड में वो कितने ऑसिलेशन करेगा। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन। हाँ, एक सेकेंड में कितनी बार ये कितने ऑसिलेशन कर लेगा। मान लो एक ऑसिलेशन करने में उसको 0.1 सेकेंड लग रहा है, 0.1 सेकेंड, तो एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशन करेगा? 10। कितने करेगा? 10 करेगा अगर एक, ठीक है। नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। क्लियर है? क्लियर, सारे आपको टर्म्स क्लियर हो गए इससे रिलेटेड। ये सब साउंड में हम लोग को काम आएगा, साउंड चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक और चीज़ हो गई, ठीक है, फिर वापस चलते हैं। भूल गए थे बताना। ये हो गया बॉब। क्या पूछ रहे थे तुम? मतलब आपने बताया था सर डिस्टेंस का, और मैं तो सर इस वाले में तो इस डायग्राम से डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? किस डायग्राम से? वेवलेंथ कैसे निकालेंगे? वेवलेंथ निकालेंगे हम, वेलोसिटी दी होगी हमको, फिर उसको टाइम से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब देखिए ये मीन पोजीशन थी, मीन से कहाँ गया? एक्सट्रीम की तरफ दोनों। तो मीन और एक्सट्रीम के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये एम्पलीट्यूड कहलाता है। दोनों साइड सेम होगा, ठीक है, एम्पलीट्यूड। तो मीन और एक्सट्रीम के बीच कितना दूरी है वो एम्पलीट्यूड है। क्लियर है? एम्पलीट्यूड समझ में आ गया? ठीक है, तो लीजिए सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। रिलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में इस तरह से रेसिप्रोकल होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है। एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉब फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन ऑन ईदर साइड। ठीक है, इधर कितना गया है और इधर कितना दूर गया है, तो अलग अलग। इसका एम्पलीट्यूड ये है तो इसका भी सेम ही होगा, ठीक है, सेम एम्पलीट्यूड होगा। इफेक्टिव लेंथ ऑफ पेंडुलम, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन ओ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। ठीक है, मिड पॉइंट जो बॉब का है वहाँ से लेकर और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जो है वहाँ तक। कोई डाउट है इसमें? हाँ, आप सुनिए, ये बड़ा फेवरेट हॉट टॉपिक हो जाता है जब क्वेश्चन बनता है, दोस्तों यहीं से बना देते हैं। ठीक है, अब टाइम पीरियड जो होता है पेंडुलम का वो 3-4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है, अगर आप जैसे क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं पेंडुलम में, लेंथ इन्वॉल्व है, ठीक है, और लेंथ पे ही डिपेंड करता है मेनली, अगर ध्यान दें तो लेंथ के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट में, और जी जो होता है, हाँ जी के, ठीक है, ऐसे होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये। ठीक है, जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यही दोनों चीज़ों से रिलेट करता है, वो मास पे डिपेंड नहीं करता है। बॉब का मास हल्का लें भारी लें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? कितना भारी ले लीजिए कितना, हाँ रोप की लेंथ से फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, लेंथ अगर आप बड़ी करेंगे छोटी करेंगे तो फिर उसका टाइम पीरियड बदलेगा, चेंज होगा, उससे फिर सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगी, टाइम पीरियड बदलेगा तो, ठीक है, वेवलेंथ भी बदलेगी फिर उसकी वजह से, क्योंकि सब चीज़ों में इन्वॉल्व है ना टाइम पीरियड कैलकुलेट करने में। तो बेसिकली आप टाइम पीरियड पे फोकस करिए, बाकी चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो आप पूछ लो ना। वैक्यूम में क्या? हाँ, वैक्यूम में कोई दिक्कत नहीं होगी, हाँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वैक्यूम में हर एक ऑब्जेक्ट अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करता है, उसमें आप बढ़ा नहीं सकते ना, उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स होता नहीं है। तो वहाँ पे हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि वो उसको वैक्यूम में अगर हल्का सा टैप करके छोड़ दो तो 1 सेकेंड में वो कितने ऑसिलेशन करेगा, तो हर एक का अपना अलग अलग है। तो मान लेते हैं जो पेंडुलम आपने छोड़ा उसका 50 था, तो वो हमेशा वैक्यूम में 50 ही ऑसिलेशन करेगा 1 सेकेंड में, और उसका एम्पलीट्यूड मान लीजिए 10 सेंटीमीटर का बन रहा है। कितना बन रहा है? तो वो ना 10 से ज़्यादा बनेगा ना 10 से कम बनेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो वैक्यूम में एम्पलीट्यूड बढ़ घट नहीं सकता, कांस्टेंट रहेगा। आप बाहर निकाल के लाएंगे तो एम्पलीट्यूड सिर्फ एक ही कंडीशन में बढ़ सकता है, अगर आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं तो सिर्फ एक कंडीशन है, अदरवाइज एम्पलीट्यूड नेचुरल से भी छोटा होगा।
अगर नेचुरल में 10 सेंटीमीटर का बन रहा है तो बाहर निकाल के लाओगे, फोर्स लगाओगे तो आपका 10 से छोटा ही बनेगा, 8 बनेगा, 7 बनेगा। एक कंडीशन है जिसमें वो बड़ा बन सकता है, उसको बोलते हैं रेजोनेंस। ठीक है, तो रेजोनेंस का मतलब होता है जो फोर्स लगा रहा है पीछे से रेजिस्टिव फोर्स को ओवरकम करने के लिए, उसका फ्रीक्वेंसी और इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी पेंडुलम का मैच कर जाए। ठीक है, ये अब साउंड पढ़ाएंगे तब बताएंगे। ठीक है, अब बस आगे नहीं है, 10th क्लास में है पूरा ये रेजोनेंस वगैरह। तो ये हो गया। अब इन दोनों को क्लब करते हैं तो फॉर्मूला बनेगा हमारे पास L/G। क्लियर है? तो अब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाएगा 2 पाई। ठीक है, ये हो जाएगा L/G। 2 पाई क्यों आता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी? देखो ध्यान से, ये पेंडुलम है, ये मीन पोजीशन है, ऐसे लेते हैं, ये मीन पोजीशन है। ठीक, अरे ठीक है, चुप जाओ भाई, आ गया समझ में उसको? पेंडुलम देख के ये ऊपर गया एक्सट्रीम पे, फिर इधर वापस आया, इधर दूसरी एक्सट्रीम पे गया। क्लियर है? और फिर ये वापस आ गया। उसने पूरा एक सर्किल पूरा किया है समझने के लिए। तो एक पूरा सर्किल जब बनता है तो एंगल होता है 360। एंगल कितना होता है? 360। 2 पाई जो होता है वो 360 के बराबर होता है। तो इस पूरे ड्यूरेशन में, सुन तो लो भैया, पूछा है तो बताने भी नहीं देते हो। पूरे ड्यूरेशन में एक ऑसिलेशन की बात हो रही, टाइम पीरियड निकालें, टाइम पीरियड तो एक ऑसिलेशन में लगा टाइम होता है। तो उसमें अगर कोई चीज़ कांस्टेंट है तो वो क्या है? 2 पाई ही कांस्टेंट है। क्लियर है? बाकी लेंथ भी वेरी कर सकती है, और क्या वेरी कर सकता है? जी वेरी कर सकता है अगर आप चांद पे पहुंच जाएं, जैसे चंद्रयान गया है। ठीक है, हाँ। अब तो ये रूटीन क्वेश्चन, तुक्के में। अब सुनो, अच्छा यहाँ से हम स्क्वायर करते हैं इसको जरा, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर हो जाएगा, इधर 2 पाई का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, और इसका स्क्वायर हो जाएगा L/G। आपको पता है ये कांस्टेंट है, अरे कांस्टेंट है ना ये, तो इसका मतलब टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L/G के। ऊपर भी देख चुके हैं हम लोग, 4 पाई है इसमें कांस्टेंट। तो इसका जब ग्राफ बनाया जाता है y और x एक्सिस के बीच में, तो उसको हम आपको ब्लैक स्क्रीन पे दिखाते हैं बना के। ठीक है, तो ये है आपका टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? L/G के। ठीक है, तो टी स्क्वायर को हम y एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, ये है टी स्क्वायर आपका, और ये है आपका क्या? L/G वाला। हाँ, तो L मान सकते हैं उसको, L मान लेते हैं सीधे। अब सुनिए, अगर दो क्वांटिटीज़ आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं तो उनका जो स्लोप होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है हमेशा। ये याद रख सकते हो डायरेक्ट। अगर दो क्वांटिटीज़ आपस में कैसी हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो उनका स्लोप स्ट्रेट लाइन आएगा। तो इसका स्लोप आप कैसे बना सकते हैं? स्ट्रेट लाइन। अब इस स्लोप की जो वैल्यू आती है y डिवाइडेड बाई x से आती है। कैसे आती है? हाँ, तो स्लोप, हम तो ये तो बहुत बेसिक हो गया ना, तो y एक्सिस डिवाइडेड बाई x एक्सिस। स्कूल वाले नहीं बताएंगे सब, ठीक? तो ये y एक्सिस डिवाइडेड बाई x एक्सिस से आएगी। अब स्लोप होता है कांस्टेंट, तो y एक्सिस डिवाइडेड बाई x एक्सिस का मतलब क्या है? बेसिकली टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई L/G। अब हम जानते हैं कि टी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 4 पाई स्क्वायर L/G, लेकिन इसमें कांस्टेंट क्या है? ये कांस्टेंट है, अरे ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब बेसिकली हमको यहाँ पे ग्राफ लिखना चाहिए था L ही का, तो आसान लगता। फिर ये हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन L। तो हमको टी स्क्वायर अपॉन L की वैल्यू चाहिए, तो टी स्क्वायर अपॉन L यहाँ से आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन G। तो स्लोप है ये आपका बेसिकली। तो इसका स्लोप क्या आया निकल के? 4 पाई स्क्वायर अपॉन G। क्वेश्चन में डायरेक्ट, बुक में डायरेक्ट लिखा होता है, ये कुछ नहीं होता है, जबकि ये बेसिक चीज़ है। इसलिए स्टार्टिंग में, चैप्टर के स्टार्टिंग में आपने स्लोप लोप जानते नहीं है ना आप लोग, यूनिट्स एंड मेजरमेंट जब स्टार्ट हो रहा होता है, क्योंकि स्लोप स्टार्ट होता है आके मोशन से। अब रिवीजन में तो आपको सब क्लियर है, बाहर बहुत सारे ग्राफ पढ़ लिए हैं तो आपको समझ में भी आ गया कि हाँ ये कहाँ से आया। क्लियर है? अच्छा, स्लोप कांस्टेंट है तो ये इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट है, हमें पता है, पाई भी कांस्टेंट और जी भी कांस्टेंट है। सर मतलब ऐसे अगर देखा जाए तो सर अगर हम लोग वो टी स्क्वायर और जी का ग्राफ बनाते हैं तो सर ऐसे बनेगा, तो सर उससे हम लोग एल की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे चलें, बोलो, आगे समझ में?
फैक्टर्स अफेक्टिंग बता दिया आपको। टाइम पीरियड रूट स्क्वायर रूट ऑफ एल से रिलेट करता है और 1/स्क्वायर रूट ऑफ जी से रिलेट करता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस पे डिपेंड नहीं करता है, मास ऑफ द बॉब पे डिपेंड नहीं करता है, और पेंडुलम किस मटेरियल का बनाया गया है। भाई जब मास पे नहीं कर रहा तो मटेरियल से कैसे करेगा, सिंपल है, ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डज नॉट यही बचा था बस, सब सही चल रहा था। डज नॉट, हटाओ इसको पूरा, डिपेंड। ठीक है, ये फॉर्मूला। सेकेंड्स पेंडुलम पता है आपको, ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड, ठीक है, पेंडुलम हैविंग, ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड। याद रखना है इसको, सेकेंड्स पेंडुलम। चलिए भाई क्वेश्चन जल्दी से फटाफट, कुछ क्वेश्चन तो करेंगे ना, प्रैक्टिस कैसे हो पाएगी। नहीं, जल्दी से हो गया बस। अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 40 ऑसिलेशंस इन 1 मिनट, फाइंड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होती है, अरे भैया रट्टा मार से बाहर आओ, ये क्वेश्चन ठीक है पूछ रहा है 40 ऑसिलेशन इन 1 मिनट। फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड, ठीक है। तो आपको पता है कि 40 ऑसिलेशंस हो रहे हैं आपके कितनी देर में, 1 मिनट में। तो ऐसे लिखेंगे आप, 60 सेकेंड में नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितने हो रहे हैं, इन 60 सेकेंड्स नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितने हैं, 40। तो इन 1 सेकेंड 40 डिवाइडेड बाय 60, तो क्या गया 2/3 हर्ट्स। अब पूछ रहा है टाइम पीरियड, सर इसका इन्वर्स हो जाएगा रेसिप्रोकल। तो पॉइंट में जिन्होंने निकाला है वो वापस से रिवर्स कर लें, ये ऊपर जाएगा 3/2 मतलब 1.5 सेकेंड। सर यही छोड़ सकते हैं क्या? आ गया, तुमने जैसे ही फरमाइश की वैसे ही आ गया। इसके बाद 2-3 और होंगे शायद। द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम 2 सेकेंड है, व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, पहले देख तो लो, नाम नहीं पूछ रहा है। इसका नाम क्या होगा, हाँ इसको कहेंगे हम सेकेंड्स पेंडुलम। जल्दी बताओ क्या होगा, ये तो आसान है। सेकेंड्स पेंडुलम इज टेकन टू अ प्लेस वेयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉल्स टू 1/4, ठीक है, 1/4। क्या यार 1/4, ठीक है। टाइम पीरियड वुड बी इंक्रीज 16 टाइम्स। ये क्वेश्चन से याद करके सर ये मैथ का पैटर्न याद है। गिव रीजन व्हाट विल बी इट्स न्यू टाइम पीरियड, निकाल लोगे। देखो इस 2 तरह के क्वेश्चन बनेंगे इसमें। अगर लेंथ वाला पूछता है कि लेंथ इतने से इतनी हो गई तो बताओ अब उसका टाइम पीरियड पे क्या असर पड़ेगा, और एक जी वाला पूछेगा लेंथ का, तो ये होता है डायरेक्टली रिलेटेड है। तो इसका फॉर्मूला ऐसे बनाना, देखो अरे सुन लो भैया, ये होगा L1/L2, ये याद रखना बस, इससे प्रूव हो जाएगा। दूसरा जी के रेस्पेक्ट में पूछता है, ठीक है, तो इसमें जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा T1/T2 इज इक्वल टू हो जाएगा ऊपर आपका, ठीक है, तो ये आप G2/G1 लिखेंगे, G1 यानी G2/G1 का मतलब हो गया अर्थ की ग्रेविटी दे देगा, उसको G मान लीजिएगा, ठीक है। तो ये 2 तरीके हैं, इनसे ही फॉर्मूले आएंगे, इसी से क्वेश्चन आएंगे और कोई नहीं आएंगे। पहले की लेंथ कुछ दे देगा, फिर पूछेगा दूसरी बताइए, टाइम पीरियड दे दिया पहले का, तो इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलिए छोड़ते हैं हम आज।